बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बेशक खुदा उन मुजाहिदों को दोस्त रखता है जो उसकी राह में सफ़ बस्ता होकर जंग करते हैं, गोया वो सीसा प्लाई दीवार हों। और पाकिस्तान ने आज से एक बरस कबल ये साबित किया। मारका हक़ कौमी यकजहती, दिफाई अज़्म और कुर्बानी की एक नई अलामत बनकर सामने आया। इस मारके में पाक अफ़वाज ने पेशा वाराना महारत, बर वक्त हिकमत अमली और गैर मुतज़लज़ल हौसले का मुज़ाहिरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ दिफाई तैयारियों को दुनिया के सामने उजागर किया, बल्कि कौमी सलामती पर अवामी एतमाद को भी मज़ीद मजबूत किया। एक तरफ हमारे बहादुर जवान सरहद के दिफा में मसरूफ़ थे, वहीं मुल्क भर में अवाम ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ में कोई कसर नहीं छोड़ी, यकजहती का इजहार किया। मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने रैलियाँ निकाली, सोशल मीडिया पर पाक अफ़वाज के हक़ में पैगामात शेयर किए। जदीद दौर की जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि इत्तलात, बयानिए, अवामी एतमाद के महाज पर भी लड़ी जाती हैं। और इस मारके में कौम और अफ़वाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ ने अहम किरदार अदा किया। और अगर किसी के जहन में गलत फहमी थी कि कोई दरार है, तो वो गलत फहमी दूर हो गई। मारका हक़ ने एक बार फिर ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के दिफा के लिए हर सतह पर तैयार है, और कौम अपने मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना खड़ी है। ये धरती आज भी महफूज है तो उन मुहाफ़िज़ों की वजह से जो अपनी नींद, अपनी खुशियाँ, हत्ता कि अपनी जान भी वतन पर कुर्बान कर देते हैं। मारका हक़ में पाक अफ़वाज ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ईमान, जज्बे और कुर्बानी की दास्तान है। सरहदों पर डटे वो जवान जिनकी आंखों में सिर्फ सब्ज़ हिलाली परचम की इज्जत होती है, कौम का फ़ख्र हैं। हम उन शहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें निछावर की, और उन गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो हर लम्हा कौम की हिफाजत के लिए तैयार खड़े रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं, और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मारका हक़ के दौरान भी हम इनसे गुफ्तगू करते रहे हैं, और आज दोबारा हमने इन्हें ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दोबारा बताइएगा, आज हम जब याद कर रहे हैं अपनी अफ़वाज के कारहाय नुमायाँ, और जो आज पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग है, हमारा स्टेटस अपलिफ्ट हुआ, हमारी ग्लोबल अपलिफ्टिंग है, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, मारका हक़ उसकी बुनियाद बना। लेकिन हमारा मुकाबला हमसे कई गुना बड़े दुश्मन से था। उनका दिफाई बजट हमसे बहुत ज़्यादा है। क्या आपको लगता है वो डिसाइडिंग फैक्टर था जिसने हमारे हक़ में फ़ैसला सुनाया इस जंग के दौरान? जी हाँ, मैं इसमें ज़रूर ये बिफोर आई कमेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक मज़मून आपके इदारे पे कहने पे लिखा था, जंग आप, और मुझे वो सर पाकिस्तान में छपा था, और वो कुछ 4-5 दिन के बाद ही छप गया था। जी। और मुझे खुशी है कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि उस जंग का क्या नतीजा होगा जियो पोलिटिकली सेंट्रल एशिया में, ये जो गल्फ़ के ममालिक हैं, और हमारी जनरल स्टैंडिंग जो दुनिया में होगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हुई। अब सवाल ये है कि वो फैक्टर्स क्या थे। पहले तो यह है कि हिंदुस्तान ने मिसअंडरस्टैंड किया, अंडर एस्टिमेट किया। अंग्रेजी का लफ्ज़ है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस जो है वो ये गलत फहमी में लोगों को डाल देता है। और एक ग्रीक है सेइंग, whom that gods wish to destroy, they first make them mad. Now question is कि जब उनको अंदाज़ा था, ये तो मैं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से गलती हो सकती थी, गलती सबसे हो सकती है, लेकिन गलती तो अगर ऐसी होती कि उनको अंदाज़ा ना होता तो मैं समझ जाता। देखें, हमला उन्होंने जितनी दफ़ा किया है, कभी उन्होंने कहा कि जी हमने तो वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर बालाकोट पे आ गए। भाई जिधर आए
पाकिस्तान फौरन लेके चला गया फौज, इंटरनेशनल मीडिया को कुछ भी नहीं था जो उनकी जो स्ट्राइक्स थी। फिर उन्होंने जो स्ट्राइक की अपना ही बंदा गिरफ्तार करा लिया और फिर ऐसा शोर मचाया कि जी हमने इतना प्रेशर पाकिस्तान पर डाला कि अभी नंदन को हमने छोड़ दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ह्यूब्रिस जो है ना वो इतनी, ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडियन मिलिट्री फोर्सेस को अंदाज़ा नहीं था। देखें ये दोनों प्रोफेशनल आर्मीज हैं, Pakistan Army and Indian Army. They are offshoots of the British Indian Army, although they have of course taken a different course through their history. लेकिन ये दोनों प्रोफेशनल फौज हैं। और एक और रीज़न जो उन्होंने मार खाई वो ये कि उनकी जो प्रोफेशनलिज्म थी इंडियन आर्मी की, उसमें उन्होंने डायरेक्टली इंटरफियर करके सैफरनाइजेशन की है और उन्होंने कोशिश किया कि हिंदुत्व के एलिमेंट्स उसमें लेके आए। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं तो उस वक्त उनके जर्नलों के, उनके चीफ के आप बयानात देखें, वो मिलिट्री चीफ्स के नहीं लग रहे, वो तो ऐसे लग रहे हैं कि बीजेपी के कहने पे वो बयानात दिए जा रहे हैं। तो एक वो फैक्टर था। फिर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म जो है, ये देखें हमारे यहाँ एक लीडरशिप में हमारा कोई उस वक्त क्लिक भी किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर, द फॉरेन ऑफिस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो व्हेन यू क्लिक टुगेदर, बट देन देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। पुराना जमाना था, उसमें गिना जाता था 3-1 सुपीरियरिटी, और ये टैंक फॉर्मेशन है, ये हवाई जहाज है, फलां फलां फलां। वो 20th सेंचुरी की वॉर थी, उसमें भी वो प्रोग्रेस नहीं कर सके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, हालांकि हमसे कई गुना बड़ी फौज थी। फिर जो मार उन्होंने खाई है, वी वर फाइटिंग अ 21st सेंचुरी वॉर एंड दे वर फाइटिंग अ 20th सेंचुरी वॉर। ये उन्होंने एक और मार खा ली और उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान कितनी तेजी में प्रोफेशनलिज्म जा रहा है। ना आई गिव फुल क्रेडिट टू आवर चाइनीज फ्रेंड्स कि वो कहते हैं ना कि चाइना की जो हमारी प्रूवन फ्रेंडशिप है, उसमें ये था कि उन्होंने अब हम जो भी उन्होंने वेपन्स दिए अनडाउटेडली उसका बहुत रोल था, लेकिन दे ऑलवेज से दिस द मैन बिहाइंड द गन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या राफेल जहाज खराब है? नहीं, बहुत अच्छे जहाज हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसीलिए प्रोफेशनलिज्म और हमारी जो ट्रेनिंग, और जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, वो तो बिल्कुल जब से मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 65 वॉर में आप देख लें, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थी। इनके जो पहले लीडर्स थे, एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल नूर खान, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किए थे और वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। और जो इस मौके पे जो हुआ, ये बड़ा जबरदस्त क्लिक हुआ है। हालांकि हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा नहीं था उस वक्त जो अब बनाया गया है, लेकिन आई थिंक द 3 सर्विसेज क्लिक्ड ब्यूटिफुली। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड द रियल थिंग जो हमारा वो कहते हैं ना कि हमारी जो 5 उंगलियों का मुक्का जो था, उसमें क्या हमारा मीडिया, हमारी फौज, हमारे अवाम, हमारे जो इकोनॉमी थी, हमारा फॉरेन ऑफिस, ये सारे के सारे एक इसमें वीक लिंक हमारी इकोनॉमी थी, और वो मैं मान गया। लेकिन हमारी अदरवाइज ये जो मुक्का था पूरा था, वो जो पंच वाज क्वाइट हैवी। उसकी वजह ये ठीक है कि पाकिस्तान को ताना दिया जाता है कि भाई पाकिस्तान क्या, इट्स ऑलवेज पंचिंग अबव इट्स वेट, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, वाह आप उनसे पंगा लेते रहते हैं। अब फिर आप कहते हैं चीन की और अमेरिका की आप सुलह कराएंगे 73 में, फिर आपने सुलह करा दी जनीवा अकॉर्ड्स में, सोवियत यूनियन की फौजें आ गई, फिर आपने मरी अकॉर्ड करा दिया और आप उसके नतीजे में आपने हो गया ये जो दोहा में अकॉर्ड है। तो वी वर अक्यूज्ड ऑफ पंचिंग अबव आवर वेट। आई एडमिट कि हमारी जो वीकनेस है इकोनॉमी है, लेकिन जो ग्रोस नेशनल पावर है उसके कई एलिमेंट है। एंड अनफॉर्चुनेटली हैव टू एडमिट वायलेंस आजकल के दिन में, जबकि रूल ऑफ द जंगल है, अब तो बहुत बड़े पैसिफिस्ट भी ये मानने पे एडमिट कर गए हैं कि अगर जिस मुल्क की फौज मजबूत ना हो उसकी तो आज़ादी रखनी आजकल नहीं बचाई जा सकती। और मतलब देख लें, हमारे सामने मिसाल है जो हमारे सामने अभी जो मौजूदा जंग है, ये इसकी ताज़ा मिसाल है कि जितना मर्जी पैसा हो, जब आपके पास एक मजबूत फौज ना हो तो जाहिर है फिर आपकी क्या स्टैंडिंग रह जाती है, जब आप अपने शहरियों और अपने आप की हिफाजत ही करने के काबिल ना हों। लेकिन पाकिस्तान इस काबिल था और पाकिस्तान ने ये करके दिखाया।
कुसूरी साहब, भारत ज़ाहिर है अपना प्रोपेगेंडा जो करता था, करता रहा, इस जंग के दौरान भी, जंग के बाद भी अपनी ऑडियंस को उन्होंने बहुत कुछ सेल करने की कोशिश की, ग्लोबली भी बहुत कुछ सेल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई। आज हम देखें तो दुनिया ने हमारी साइड ऑफ द स्टोरी या हमारा नैरेटिव तस्लीम किया, उसे बाय किया। वहाँ क्या फ़र्क आया? हालांकि इंडियन मीडिया हमसे बड़ा, वो हमसे पहले से उनका मीडिया प्राइवेट है, और मतलब जितने अंग्रेज़ी चैनल उनके पास हैं, हमारे पास तो अब कुछ एक आध आना शुरू हुए हैं। What made the difference there कि दुनिया did not buy their narrative or their story? अच्छा, आई एम ग्लैड यू रेज दिस इशू। देखिए, मेरी अगली जो किताब आ रही है उसमें इस फिनोमिना का मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कवरेज हुई है ना इस वॉर की, उसमें 3 किस्म की कवरेज है। एक वेस्टर्नर्स की कवरेज है, एक वेस्टर्न पब्लिकेशंस जिसमें इंडियंस को हम पे बरतरी है, हमें मानना चाहिए कि उनकी यूनिवर्सिटीज में इंडियंस ज्यादा गए हैं, थिंक टैंक्स में ज्यादा है, तो उनको एडवांटेज था। तो मैंने ये देखा है कि जो वेस्टर्न पब्लिकेशंस हैं, वहाँ मैं नाम नहीं लेता, बड़ी नामवर किस्म की हैं, उसमें जहाँ जहाँ इंडियन इंग्रेस है और उनकी जो पोजीशन थी, वो जो तो एक इंडिया का मीडिया आपने रेस किया कि जी इतना बड़ा मीडिया, बहुत बड़ा मीडिया था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा एक जमाने में क्रेडिबल मीडिया था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, एंड दे आर वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट्स, इसमें क्या डाउट है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, मोदी साहब जब तशरीफ लाए तो उनके जो सेठ सपोर्टर्स थे, उन्होंने मीडिया चैनल्स को खरीद लिया, उन्होंने उसको कॉर्पोरेटाइज किया, उन्होंने उनको खरीद के वहां बजाय जर्नलिस्ट वो पुराने थे उनको निकाल दिया और उनको बीजेपी के प्रचारक में बिठा दिए। मैंने सारी दुनिया का मीडिया वॉच किया है, CNN, BBC, अल जजीरा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स, इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स, कई सालों से देख रहा हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी दुनिया के मीडिया में मैंने ये नहीं देखा कि कॉम्पेयर, माँ बाप कंडक्ट कर रहे हैं, मेरे मुंह से बात करें, आप चीखना शुरू कर दें, आपके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाए। ये मैं आपको एग्जैजरेट नहीं कर रहा। आप किसी इंडियन टीवी चैनल पे शाम को चले जाएं, इंग्लिश मीडियम, और उनके हिंदी बहुत बेहतर है, उनमें कॉमन सेंस भी ज्यादा है, लॉजिक भी ज्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी भी ज्यादा है। लेकिन जो उनके जिसका चैनल, जिसको हम लेगेसी मीडिया कहते हैं, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। उसमें इस हद तक हुआ है कि बड़े नामवर वहां के, क्योंकि आपने मीडिया की बात छेड़ ही दी है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि उनके बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं, राजदीप सरदेसाई, वो कंपेल हो गए माफी मांगने पे। उन्होंने कहा जी मैंने क्या, क्योंकि उनकी कोई रेप्यूटेशन थी, यू हैव टू प्रिजर्व योर रेप्यूटेशन। तो उन्होंने माफी मांग ली कि भाई मैंने ये कह दिया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था, फलाना शहर कॉन्कोर हो गया, ये पिंडी में फलाना हो गया, लाहौर में ये हो गया, ये एक मजाक बन गया था। तो उसका क्या रिजल्ट आया कि इवन द इकोनॉमिस्ट, जिसके अंदर इंडिया की बड़ी भारी रिप्रेजेंटेशन, आई डोंट विश टू नेम पीपल, even they said कि इंडियन मीडिया वेजेस वॉर ऑन इट्स ऑडियंस, यानी उन्होंने अपनी ऑडियंस को पागल बना दिया। मेरे पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं, व्हेन आई वेंट टू लंदन आफ्टर द वॉर, तो मुझे मेरी एक समझे भतीजी है, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड की बेटी, उसको भतीजी समझता हूँ, वो मुझे हंस के सुना रही थी कि जी मैं तो बड़े इंडियन फ्रेंड्स के दो मुझे फोन आए लंदन में। मैंने कहा क्या, मेरा हाल पूछ रहे थे, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। उनको इंप्रेशन ये था कि लाहौर में आग लगी है, कराची में क्या हो गया है, पिंडी में उतनी उनके ट्रुप्स लैंड कर गए, कोई हैरत अंगेज चीज थी। यानी वो इतना, जब आप स्टूपिड लेवल पे चले जाएं, अपनी आप क्रेडिबिलिटी तबाह कर लें कि आपका टॉप जर्नलिस्ट, एक वाला गिव हिम क्रेडिट कि उसने माफी मांग ली कि जी मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। बाकियों में ये तौफीक नहीं थी, क्योंकि ये बचा हुआ जर्नलिस्ट है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब जर्नलिज्म इंडिया में आजाद था, पता नहीं कैसे बच गए, तो बाकी को तो उन्होंने फारग कर दिया। तो इसलिए मैं समझ रहा हूं, जो आपने मीडिया की बात छेड़ी है, पाकिस्तान का मीडिया वाज मच बेटर बिहेव्ड। पाकिस्तान के मीडिया में एक बंदे ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान के टुकड़े कर दो, हिंदुओं का खून पी जाओ, यानी किसी ने नहीं ये कहा। जो वहां से तो ऐसे था कि वहां के कंपटीशन था बिटवीन द ऑडियंस एंड द कॉम्पेयर, जो बंदा कंडक्ट कर रहा है, एक दूसरे चीखा करते थे और एक दूसरे को इश्तियाल दिलाया करते थे। तो मीडिया की तो आप बात ना ही करें तो अच्छा। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द टॉप, कसूरी साहब। जब एक मुल्क का और 1 अरब से ज़ायद आबादी वाले मुल्क का वज़ीर आज़म
दुनिया में खड़ा होकर दुनिया नेशनल मीडिया के सामने ये कहेगा कि पाकिस्तान के नौजवानों के पास दो ऑप्शंस हैं कि रोटी खा लो चुप करके या मेरी गोली तो है ही, तो इट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द टॉप एज वेल ना। मतलब ये कोई तसव्वुर कर सकते हैं आप कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म किसी और मुल्क के अवाम के बारे में इस तरह की कमेंट्री कर रहा हो? चलिए आप ये बात आगे बढ़ाते हैं और ये बताइएगा, बीजेपी ने अभी मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल की है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वेट अ मिनट। जी सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव रेज्ड जस्ट नाउ। आपने कहा कि उन्होंने ये कहा इंडिया दो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है। देखिए, एक तरफ तो कहते हैं हम बड़ा मुल्क है, साथ रिपीटेडली 1000 ईयर्स का जिक्र करते हैं, और भाई 1000 ईयर्स वो भूल जाते हैं अगर हमें अक्यूज करते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत हालांकि नहीं थी, उसमें 200 साल अंग्रेज भी थे, 1000 साल की जो स्लेवरी का वो जिक्र करते हैं, तो उसमें भी उन्होंने जो एक किस्म के कॉम्प्लेक्स का वो खुद शिकार है। सो इट्स सम फॉर्म, आई डोंट वांट टू यूज द अदर वर्ड्स, बट इट्स दे आर अ कॉम्प्लेक्स रिडन पीपल। इट डिड नॉट अप्लाई टू कांग्रेस, it does not apply to provincial parties. This applies to the current leadership of the BJP. ये को खास कॉम्प्लेक्स रिडन लोग हैं जो भूलते ही नहीं कि मुसलमानों की हुकूमत थी, वो मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया, वो जिसको बड़े वो प्राउड थे, गंगा जमनी तहजीब लेके आए, उनको कल्चर जो था इंडिया का वो इट वाज वेरी सिंक्रेटिक इन नेचर, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये बताइएगा कि इट स्टिल गोज़ ऑन। मगरबी बंगाल के नताइज भी ज़रा सरप्राइजिंग थे, उनका जो नफ़रत का बयानिया है, आपको लगता है ये अभी बिकता रहेगा, ये चलता रहेगा, और जो डिविजन्स उन्होंने सोसाइटी में अपनी क्रिएट कर दी हैं वो अभी इसी तरह चलेगा मामला, या फिर सूनर देन लेटर इट विल कम टू हॉन्ट देम बैक, इट विल कम टू बाइट देम बैक? क्योंकि हम जहाँ जंग की बात कर रहे हैं वहाँ हम ये भी चाहते हैं बीइंग अ नेबर कि अमन की बात हो और बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों, और कश्मीर का मसला भी जिसकी सदर ट्रंप ने भी ऑफ़र की भी है सारसी करा सकते हैं, और हमारे उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं वो पता ही है सबको, हम उस पर भी बात करें, हम दीगर इशूज़ पे भी बात करें। डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, मैं आपको यू आर प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, मैंने इस पर किताब लिखी है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फुली रियलाइज होगी और गरीबों के मसाइल और पाकिस्तान मसाइल हल होंगे जब वी आर एट पीस विद आवर नेबर्स। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों से ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। टू गिव यू वन एग्जाम्पल, सिर्फ $20 मिलियन ट्रेड था व्हेन आई अस्यूम्ड ऑफिस। It's not that credit went to me, not at all. It's to the government, to the foreign office. मैं क्योंकि बता रहा हूँ, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त 1.2 बिलियन से क्रॉस कर गया था in a few years और relationship despite difficulties with अफगानिस्तान। हिंदुस्तान से तो इतनी ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हुई थी कि जो कश्मीर का सोल्यूशन है, जिसकी वजह से बहुत कश्मीर का इशू जिस पे बहुत जंगें हो चुकी हैं, जो मैंने उसमें अकाउंट दिया है, किसी की मजाल नहीं इंडिया या पाकिस्तान में उसे कॉन्ट्रडिक्ट करे। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इन पाकिस्तान, मनमोहन सिंह इन इंडिया, दे बोथ अटेंडेड माय बुक लॉन्चेस आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड विद एडवांस्ड कॉपीज, व्हिच मींस दैट वी हैव रीच्ड अ सॉल्यूशन ऑन कश्मीर, सो वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। लेकिन अगर इतनी हेट्रेड जो आप बात कर रहे हैं, तो हेट्रेड मुझे याद आया कि मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि जो ममता बनर्जी के खिलाफ एक साहब जीते हैं या जिताए गए हैं, तो टाइम बताएगा, उन्होंने मुसलमानों को बाकायदा गाली दी लाइव टीवी पे, और उसी किस्म की जबान आसाम के चीफ मिनिस्टर ने की। तो आप मुझसे पूछ रहे थे, आई एम ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ लुकिंग एट आवर ओन वीकनेसेस। हमसे बड़ी गलती हुई माजी में, उसकी हमने भारी कीमत अदा की है। एक दौर आया पाकिस्तान में जिसको मैं इतना इंटॉलरेंस कभी भी नहीं थी जिस तरह बीजेपी के वक्त है, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। हमने उससे सबक सीखा और हमारे यहाँ हमने कीमत अदा की। क्या आपका ख्याल है भारत कीमत नहीं अदा करेगा? कैसे हो सकता है कि मुसलमानों को खिलाफ किया, क्रिश्चियंस को किया, सिखों को किया, दलित्स को किया? दे विल हैव टू पे अ प्राइस, एंड आई ओनली होप the damage can be minimized, but that's only going to be possible. It's not in your control or my control. जब तक भारत की opposition parties अपना act put together ना करें. I have dealt with a large number of those leaders. They are not at all communal minded. Some of them are, but BJP ने तो बिल्कुल ही सारी limits cross कर दी हैं.
सो यस देयर हैज टू बी नीड। अगर हमारे देखें कोई तो वजह है ना कि साउथ ईस्ट एशिया हमसे आगे निकल गया, चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, सब हमसे पीछे थे 47 में, कोरिया हमसे आगे निकल गया, हमसे बहुत पीछे था, मलया हमसे आगे निकल गया, बहुत पीछे था। चले मानता हूं कि साउथ एशिया को पीछे रह गया, मानता हूं कि इंडिया ने कुछ एरियाज में हमसे ज्यादा तरक्की की है, मैं ये भी मानता हूं उनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है, लेकिन बावजूद इसके ये तो मानना पड़ेगा ना कि साउथ एशिया, हर नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, सबसे गरीब लोग यहाँ रहते हैं। शुड वी नॉट बी फोकसिंग ऑन दैट? शुड बी। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दैट वाज इंडीड अ ग्रेट डिस्कशन। हमने बहुत से पहलुओं को टच किया। ये सिलसिला जारी रहेगा। और भी मेहमान हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वेलकम बैक जी। और हम बात कर रहे हैं मारका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली साहब और जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का सब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। हम ज़ाहिर है अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं। आज जो स्टैंडिंग हम पाकिस्तान की देख रहे हैं, उसकी बुनियाद फराहम की ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारका हक ने। क्या आपको लगता है कि वजह बनी इस फ़र्क की जिसे दुनिया ने फिर महसूस किया और दुनिया ने भी माना कि अगर इस जंग में कोई जीता है या कोई विनर है तो वो भारत तो कतई नहीं है, और पाकिस्तान ने अपनी अस्करी धाक दुनिया के सामने साबित की? व्हाट वर द रीजंस डू यू थिंक इन योर माइंड? देखिए अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और सैयद मोहम्मद अली साहब को भी मेरा बहुत सलाम। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की ये जो मकाम हासिल किया, दिस इज अ कम्युलेटिव नेशनल रिस्पांस है। एक अनबाउंडेड रिजॉल्व जो नेशन ने शो किया, ये वहां से जनरेट होता है। और जब नेशनल रिस्पांस आ जाता है, बहुत से मुल्कों के पास कैपेसिटीज होती हैं, बहुत से मुल्कों के पास कैपेबिलिटीज होती हैं। जो लैक करती है वो होती है विल टू फाइट। चाहे आपके एसिमेट्रिकल कितना ही आपका दुश्मन आपसे आगे बड़ा क्यों ना हो, जब नेशनल विल ने डेमोन्स्ट्रेट किया तो आपने रिस्पांस जनरेट किया एंड यू एम्बैरेस्ड इंडियन मिलिट्री जी इन द इनिशियल आवर्स ऑफ द बैटल, डिफेंसिव बैटल के बीच में। पहले तो आपने अपनी डिफाइंस शो की, जो मैं जिसको हमेशा कहता हूँ कि जो हुसैनियत विच इज रिजाइडिंग इन एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पहले उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए जब आपने डिफेंस ही किया, तो उसी में आपने अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर, और खास तौर पे नेट सेंट्रिक एयर वॉरफेयर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, तो दैट सरप्राइज द नेशन, एवरी नेशन ऑन दिस अर्थ जी। देखिए ना, जेडी वैंस जो हैं वो एक दिन पहले कहते कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू नेबर्स, इंडिया और पाकिस्तान का इशू, हमारा इशू। और अगले दिन आप देखें कैसे उन्होंने स्क्रैम्बल किया, क्योंकि उन्होंने भाप लिया कि पाकिस्तान ने विल शो कर दिया टू इम्प्लीमेंट डेटर्स रीगेन करने के लिए। जब आप विल शो कर देते हैं तो फिर दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई अफ्रीका के टुट्सीज या हुतूज नहीं लड़ रहे, ये इंडिया पाकिस्तान था। तो पूरी दुनिया फिर उसमें शेक हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसमें इन्वॉल्व हुए। तो दैट वाज बेसिकली, जब आपने जो विल की डेमोन्स्ट्रेशन है, दैट वाज नंबर 1 एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जिसके बाद अब लोगों ने देखा कि यार दिस इज अ कंट्री, दिस इज अ नेशन टू बी रेकन विद। पहले आप दुनिया की स्टोरी में थे ही नहीं जी, लेट्स कन्फेस। ना कोई कान आपको सुन रहे थे, ना आंखें आपको देखना चाहती थी, और अचानक आपके एक एक्शन ने उस ट्रिगर किया, एंड दिस इज व्हाट द न्यू पाकिस्तान इज ऑल अबाउट, जिसने वहां से जन्म लिया है। फिर आप मरकज़ निगाह बन गए, और आज आपकी लीडरशिप के बयानात से दुनिया के ऑयल मार्केट्स ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं, और दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आप अमन किस तरह और कितनी जल्दी इस्टेब्लिश करते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है उसको लेकर भी मोहम्मद अली साहब आपसे तब भी बात होती थी, आपसे ज़ाहिर है बात होती ही रहती है। आपके ख़्याल में ज़ाहिर है जो हक़ाइक़ थे वो तो हैं अपनी जगह, भारत की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से जो बात आ रही थी वो हक़ाइक़ से कोसों दूर थी। यही वजह है कि दुनिया, हम तो चलिए अपनी बात तस्लीम करेंगे, लेकिन दुनिया ने हमारी बात क्यों तस्लीम की और उनकी बात को क्यों रद्द किया, इस पे ज़रा रोशनी डालिए। जी अब्दुल्ला, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और ऑन दिस वेरी हिस्टोरिक ओकेजन। देखें, सबसे बड़ी बात जो मैं जनरल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, मैं समझता हूँ कि जो दुनिया की जंगों की तारीख है उसमें एक बहुत ही नया बाब पाकिस्तान ने रकम किया है, और ये मैं हवाला देता हूँ ख़ास तौर पे लियाकत अली ख़ान के एक बड़े मशहूर और तारीखी जुमले का, कि ये जो 5 उंगलियां होती हैं ना अब्दुल्ला, ये जब मिल जाए ना
तो ये एक मुक्का बन जाता है और दुश्मन के दांत तोड़ सकता है। तो हमने पांचों जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है ना, उसको हमने सिनर्जाइज करके इफेक्टिव पावर में, डेटरेंस में और दुश्मन को डिफीट करने में हमने इस्तेमाल किया। मिलिट्री एक उसका एलिमेंट है, डिप्लोमेसी उसका दूसरा एलिमेंट है, आप और हम मीडिया उसका तीसरा एलिमेंट है, चौथा उसका लीगल लॉफेयर में भी हमने उसको डिफीट किया, और फिर हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो थे, हमारी पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई। तो ये पांचों उंगलियां मिलकर जो है ना, ये हमारी पाकिस्तान की, आई थिंक इट वाज द फाइनेस्ट आवर इन आवर हिस्ट्री, नंबर 1। और एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं बताऊं कि इस वक्त दुनिया की जो बेहतरीन दिफाई दस्तगाहें हैं, मैंने वाशिंगटन में भी पढ़ाया है, मैं आपको बताऊं वहां इसको एज अ केस स्टडी लिया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने वॉरफेयर के आर्ट और साइंस को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया, अददी और मादी और वसाइल की कमी के बावजूद। पहली बात। दूसरी बात कि अब मैं आपके सवाल का ज्यादा बराह रास्त जवाब दूंगा कि कैसे दुनिया ने क्यों हमारी स्टोरी को माना और इंडिया की स्टोरी को नहीं माना। पहली बात ये थी कि देखें, हमारी जो टारगेटिंग थी रिस्पॉन्स में, पहली बात सबसे पहले हमारी डिप्लोमेसी बड़ी पीसफुल और रिस्पॉन्सिबल थी। हमारे वजीर खारजा ने 100 से ज्यादा अपने काउंटर पार्ट्स को एतमाद में लिया इस क्राइसिस के दौरान, वॉर से पहले। और हमारी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त थी अब्दुल्ला कि हम 100 ममालिक को बता चुके थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पहलगाम का, और इसका असल मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारियत है। और बदकिस्मती से अब्दुल्ला, भारत ने हमारे असेसमेंट को सही साबित किया पाकिस्तान पे जारियत की गलती करके, नंबर 1। फिर हमने जब 100 ममालिक को एतमाद में लिया तो वो ऑलरेडी जान चुके थे कि पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि भारत हमला करेगा, और भारत ने जब किया और फिर जब उसको एम्बैरेसमेंट हुई, तो जिस तरह अभी जनरल साहब ने भी कहा कि आलमी बरादरी, जेडी वैंस और दूसरे लोग समझ रहे थे कि ये तो भारत और पाकिस्तान का मामला है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब उसकी मैसिव हमारी रिटेलिएशन हुई, बहुत इंटेंस, तो उनको अंदाजा हुआ कि ये फौरन इसको पीस को रिस्टोर करना चाहिए। तो आपने देखा जब हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी मुअस्सर हुई अब्दुल्ला कि चंद घंटों के बाद भारतीय लीडरशिप अमेरिका और दीगर ममालिक के पास भागी कि हमें पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से बचाओ, तो वो ममालिक अब्दुल्ला जो कि तवक्को कर रहे थे कि भारत जो है चीन को कंटेन करने में हमारा हलीफ साबित होगा, उन्होंने रियलाइज किया कि हमारी तो इनके साथ सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है, ये तो पाकिस्तान की चंद घंटों की जवाबी कार्रवाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ये चीन के खिलाफ क्या खड़े होंगे। तो उनका स्टेटस डाउनग्रेड हो गया। फिर इन्होंने 80 ममालिक में शशि थरूर जैसे लोगों को एंगेज करके भेजा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और पूरी दुनिया ने उनका नैरेटिव जो था कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाए, उसको रिजेक्ट इसलिए किया कि पाकिस्तान का जो मौकिफ इतना जबरदस्त और क्रेडिबल और कानूनी और इखलाकी था कि जनाब पहलगाम में जो हुआ है, आए हम मिलकर एक इंडिपेंडेंट एक कमीशन को इनवाइट करते हैं, वो जाके हकायक को देखे, जो कि आज तक नहीं बना। तो इससे ये बात साबित होती है कि झूठ के पांव नहीं होते, तो दुनिया ने किसी को नहीं माना। और आखिरी बात अब्दुल्ला, देखें हमारी टारगेटिंग इंटरनेशनल लॉ, जेनेवा कन्वेंशन और यूएन चार्टर के एन मुताबिक इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस थी। हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, और 10 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने इसका एतराफ किया कि उनके 28 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया है। इसके जवाब में जब आपने देखा भारत ने सिर्फ हमारे सिविलियन टारगेट्स को भी निशाना बनाया मिलिट्री के साथ साथ। अब इसका हमें फायदा ये हुआ इंफॉर्मेशन डोमेन में कि हमारे मीडिया विंग जो है आईएसपीआर, उसने फॉरेन इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को लेके उन जगहों पे चले गए जिनके बारे में भारत का झूठा इल्जाम था कि ये दहशतगर्दी के कैंप्स हैं। जब वहां पे वो गए, उन्होंने देखा यहाँ पे मासूम बच्चों और सिविलियंस को इन्होंने निशाना बनाया है, यहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं है, यहाँ पे कोई कैंप नहीं है। तो उसने बिल्कुल हमारे कॉन्फिडेंस, ट्रांसपेरेंसी और सच पर मबनी बयानी को माना। जबकि भारत चूंकि उनके मिलिट्री डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुई थी, कल आपने देखा कि एयरफोर्स के नुमाइंदे ने कहा कि 16 उनके एयर बेसेस को हमने नुकसान पहुंचाया सिर्फ। और यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरल साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, हम पीएफ वर्सेस आईएफ की बात करेंगे, कल भी उसका जिक्र हुआ, और हमारा बड़ा फेवरेट जुमला या मोमेंट है ना, पहले 6-0 था और अब 8-0 है। कल जो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आईएसपीआर की तरफ से, उसके मुताबिक क्या वजह है कि जब हमने ये भी नोट किया और हमें बताया गया प्रोफेशनल्स की तरफ से कि इस कॉन्फ्लिक्ट में
अपने जहाज़ गिराने के बाद इंडियन एयरफोर्स दोबारा कभी एयरबोर्न हुई ही नहीं, कभी उनके तैयारे फ़ज़ा में दोबारा नज़र आए ही नहीं और पाकिस्तान की कंप्लीट डोमिनेंस थी फ़ज़ाई एतबार से। हम आपसे मिलिटरीली समझना चाहते हैं कि इस एपिसोड के बाद क्या वजह वो बनी होगी कि उसके बाद उन्होंने अपने तैयारे ही नहीं उड़ाए। देखिए अब्दुल्ला, ऐसा है कि आपको याद होगा कि जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त एक तो ये मिसकैलकुलेशंस बहुत करते हैं, जो इंटेलिजेंस फेलियर्स बुरी तरह होते हैं इंडियन साइड पे जी। पुलवामा में आपको याद होगा कि इन्होंने बड़ा अग्रेसिवली पाकिस्तान की जो लाइंस हैं, जो हमारे टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी, उसको क्रॉस किया और पाकिस्तान में आके ये इन्होंने एंगेज किया जी। अच्छा, उससे पहले भी ये पुलवामा में भी और अब भी यही पैटर्न रहता है कि ये कुछ अपने फ्लाइंग शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे अपीयर होते हैं, थ्रेट दिखाते हैं और इसी ताक में होते हैं कि कब मौका मिलेगा तो हम इंगेज करेंगे। अच्छा, पुलवामा में इनको जब इन्होंने क्रॉस किया लाइंस तो आपने फिर देख लिया, फिर अभिनंदन हुआ। उस वक्त चाय की प्याली जो है वो पाकिस्तान में पिलाई गई इनको, तो दैट हैपेंड। अच्छा, दे वर सरप्राइज जी। और इनको वो प्रोफेशनल तो है नहीं, ह्यूब्रिस फिल्मेशन में तो धुरिंदर तो सॉरी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन जब वॉर आती है तो दो प्रोफेशनल मिलिट्रीज का जब सामना होता है तो उधर फॉर बेटर मिलिट्री है पाकिस्तान की, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। अच्छा, वो उन्होंने परफॉर्म किया, आपने जहाज गिरा दिए। अब दोबारा अभी उस वक्त की ये, क्योंकि अब ये मोहम्मद अली साहब बेहतर इस पे कमेंट कर सके, अब उनका इंटरनल पॉलिटिकल एक रिक्वायरमेंट होगी है टू हैव फ्रिक्शन। तो जब भी इनकी पॉलिटिकल ये चीजें आती है, इन्होंने कोई ना कोई चीज क्रिएट करनी होती है और उससे पहले ये सिग्नलिंग कर देते हैं। पाकिस्तान इस दफा भी रेडी था। इस दफा उन्होंने ये किया कि उन्हें पिछला जब खतरा था और वो चीजें जेन में थी इनके कि जी वहां तो हमें मार पड़ी थी, तो इस दफा इन्होंने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में रहकर टारगेट्स लिए जी। इंडियन साइड पे रहते हुए इन्होंने टारगेट लिए एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान अक्रॉस द लाइन आके हमारे साथ कुछ करेगा या हमें टेक ऑन करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान ने जब एयरबोर्न हुए और इन्होंने ऑफ कोर्स PL-15 वगैरह और सुपीरियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान एग्जैक्टली न्यू कि कौन सा टारगेट किधर है, कहां पर है, क्या कर रहा है, एंड दे हैड इंफॉर्मेशन। और ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज कन्फेशन बाय द इंडियन मिलिट्री चीफ्स। उन्होंने कन्फेस किया कि जी दे न्यू एवरीथिंग, उनको हमारी हर मूवमेंट का पाकिस्तान को पता। पाकिस्तान की ये तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की हम बातें करते रहते, जो हमारी इंटेलिजेंस की जो कामयाबी है जी, जिसपे बहुत कम बात होती है, दैट इज अमेजिंग। एग्जैक्टली पाकिस्तान न्यू व्हाट्स हैपनिंग और पाकिस्तान ने रिस्पांस तैयार किए हुए थे और क्विड प्रो को रिस्पांस भी तैयार किया हुआ था। क्विड प्रो को रिस्पांस का मतलब ये होता है नाजरीन के लिए कि आपने अगर वो एक टारगेट लेंगे तो हम कौन सा टारगेट और कितने टारगेट लेंगे और वो 2 नॉच अप जाना। तो पाकिस्तान ने फिर उनको, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस रेंज में हम हिट हो जाएंगे। पाकिस्तान ने जब उनके राफेल हिट किए हैं तो दे वर कंफ्यूज। आपको एक गॉडजिला की कन्वर्सेशन याद होगी, एक पायलट की जो हाईली कंफ्यूज था, इंडियन पायलट, उसको कुछ पता नहीं चला। तो उससे पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि हम और टारगेट भी सिले। तो फिर वो अपनी एयरफोर्स को पीछे ले गए, पाकिस्तान की रेंजेस से बाहर ले गए डेलिबरेटली, कि पाकिस्तान कुड हैव गॉन इनसाइड, हिट मोर टारगेट्स। वजह ये हुई कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन को कंट्रोल में रखा। ये ग्रेस होती है या एक रिस्ट्रेंट होता है जो न्यूक्लियर पावर का खासा होना चाहिए, जो पाकिस्तान का है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियर राइवल्स, तो पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट ज्यादा, और ये नहीं कि खौफ से, क्योंकि 2 अरब लोगों की जिंदगियों का सवाल है जी। पाकिस्तान कुड हैव प्लेड मोर हैवक विद देयर एयरफोर्स, विद आर्मी। अच्छा, पाकिस्तान में कई लोग ये सवाल भी करते हैं जी कर सकते थे तो क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि जिसका भी मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है इसमें 2 अरब लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और फिर पाकिस्तान ने जब डेटरेंस रीगेन कर ली, जो लूज हुई भी थी अगर थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद पाकिस्तान हमेशा पीसफुल जराए से बात करना चाहता है। पाकिस्तान साबित कर देता है कि हम पुलवामा में हमने इनके टारगेट लॉक किए और इनको बताया कि वी कैन हिट यू। इनको सबक नहीं सीखा इन्होंने, इस दफा हिट किया और अगर अगली दफा भी ये करेंगे तो पाकिस्तान has gone far ahead जी, बहुत आगे चला गया। होपफुली इस दफा तो सबक सीख लिया होगा। इस तरीके से उनकी एयरफोर्स वाज आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि और एम्बैरेसमेंट उनको हो जानी थी। और एम्बैरेसमेंट ये जो 6-7 महीने बाद इनको याद आए हैं कि जी हमने भी कुछ किया था, तो वो इनको और देर से याद आने थे जी। अच्छा अली साहब, आपसे ज़रा मौजूदा हालात पे भी बात कर लेते हैं। और ज़ाहिर है हम पहले भी ये बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आज जो पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग है, ऑपरेशन बुनियान मरसूस
मारिका हक उसकी बुनियाद बना और फिर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, दुनिया ने वो मौक़िफ़ तस्लीम किया और जिस इंडिया पे दुनिया रिलाई कर रही थी उसकी रिलायबिलिटी का ज़रा इशू आ गया। आप ये बताइएगा, मौजूदा हालात को देखते हुए, चाहे पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें हों ईरान और अमेरिका को, जो हमें सिक्योरिटी इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारा और सऊदी अरेबिया का है, फिर साथ में तुर्की भी शामिल कर लें, फिर इजिप्ट को भी ले लें, फिर ईरान को भी अगर हम अपने हमराह रख लें, दूसरी तरफ भारत है, इज़राइल है, ख़ित्ते के कुछ और ममालिक हैं जिनसे हमारे भी बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। आपको क्या अब ख़ित्ते में बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नज़र आ रही है? ये पैराडाइम शिफ्ट अब है, अब ये दिस इज़ द न्यू नॉर्म ऑफ दिस एरिया, कि अब ये 2 ब्लॉक्स नज़र आएंगे, हमें क्या होगा? बहुत अहम सवाल किया अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने जो पावर का बैलेंस है इस खित्ते में उसको यकसर तब्दील कर दिया इस जंग के नतीजे में। अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो सबसे पहले तो ये कि जो बहुत बड़ा डैमेज मिलिट्री से ज्यादा सिग्निफिकेंट अब्दुल्ला जो भारत को धचका पहुंचा है वो फौजी डिफीट नहीं है, उसका जो स्टेटस है अब वो आलमी सतह पे एक तरह से अमेरिका ने डाउनग्रेड कर दिया। देखिए, पहले 20-25 साल से अमेरिका जो था उसको भारत ने ये गलत फहमी में मुब्तला किया था कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यूएस की लॉन्ग टर्म इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का और कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और पिवटल एलाय होगा। लेकिन सदर ट्रंप को इसका मैं समझता हूं कि एक तरह से एतराफ करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज बुश से लेके आज तक जिन्होंने एक्यूरेटली अंडरस्टैंड किया कि भाई ये मुल्क पाकिस्तान की चंद घंटों की जवाबी कार्रवाई का अगर मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हमसे ये रहम की भीख मांग रहा है, हमें कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से बचाओ, तो कल को ये चीन के खिलाफ क्या खड़ा होगा? तो इनकी ना विल है ना कैपेसिटी है चीन को कंटेन करने के लिए, इसलिए अमेरिका की इन्वेस्टमेंट जाया हो गई, इसलिए उन्होंने उनका स्टेटस ही डाउनग्रेड कर दिया। नंबर 1 ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का गेन है कि इंडिया जो कि अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझता था, उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक ग्लोबल लेवल पे आज एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे उभरा है, जो बैक वक्त चीन, रूस, ईरान, अमेरिका, अरब ममालिक के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट को इंजॉय करता है। पाकिस्तान का स्टेटस इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला वो है जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में नहीं था। नंबर 1। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह जन साहब ने भी उसका हवाला दिया कि देखें, अगर आप ब्रास टैक्स से काउंट करें तो तकरीबन 8 ऐसे क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसमें भारत की ये गलत फहमी नजरियाती तौर पे ये रही है कि पाकिस्तान को वो अपनी कन्वेंशनल सुपीरियरिटी के जरिए से दो लख्त करना चाहते हैं, चाहे वो ब्रास टैक्स हो, 1990 का कश्मीर क्राइसिस हो, स्टैंड ऑफ हो 2001-2 का, मुंबई क्राइसिस 2008 का हो, 2009 का बालाकोट हो 19 का, और फिर ये पहलगाम का। बुनियादी ख्वाहिश उनकी ये थी कि अपनी कन्वेंशन देयर इज स्पेस बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, वो कॉन्सेप्ट हमने एक नजरियाती तौर पे उनका जो जंगी नजरिया या डॉक्ट्रिन है उसको हमने कंप्लीटली डिफीट किया है। एक बात। तीसरी बात ये कि अब आप देखें मिडिल ईस्ट में देखें जो सिक्योरिटी की रेलेवेंस पाकिस्तान की बढ़ रही है, वो इस बात का एतमाद और एहतराम है कि हमारे जो अरब भाई हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सलाहियत और कैपेबिलिटी और विल है कि वो देरपा अमन को प्रोमोट और प्रोटेक्ट करने में बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकता है। और आखिरी बात, इसमें हमें जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी निकल रही हैं। अभी आप देखें गल्फ ऑफ हॉर्मज़ में चंद हफ्ते पहले सैकड़ों जहाज फंसे हुए थे, हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने भी कुछ तजावीज़ हमारी बहरिया की क़यादत को भी दी, और उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ट्रांसशिपमेंट की जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त हमने इस्तेमाल की है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह से 26,000 कंटेनर्स को हमने स्टोर करने की कैपेसिटी पोर्ट कासिम और गवादर और कराची की है, जिसके नतीजे में हमने इन जहाज़ों की भी मदद की और अपने लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा की। अब जबकि मिडिल ईस्ट में इश्यूज हैं तो ये गवादर और सीपेक को रिवाइव करने के लिए एज अ सिक्योर एंड वाइबल एंड शॉर्टेस्ट
इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी सामने आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत इट्स फाइनेस्ट आवर, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अब जब पाकिस्तान की ये मुसाहलत की कोशिशें कामयाब होती हैं तो हम इंशाल्लाह दहशतगर्दी, करप्शन और जो बैड गवर्नेंस है इसी बुनियानुल मरसूस बन के एक सीसा हुई पिलाई दीवार बन के अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी अवाम और फौज मुकाबला करे तो कोई वजह नहीं कि हम इस फौजी फतह को अपनी खुशहाली, इस्तेहकाम में भी बदलने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जनरल साहब, आपसे लास्टली हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, भारत ये जंग तो हार गया लेकिन आपको पता ही है शरारत से बाज नहीं आता, फिर अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान पे मुसलसल हमले की कोशिश करता रहा और प्रॉक्सीज के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन ही इस्तेमाल होती है और हमने फिर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ शुरू किया जो कि अभी तक चल रहा है। अल्टीमेटली देखिए बातचीत के ज़रिए मामला हल होते हैं, अमेरिका ईरान भी बातचीत करेंगे, कर रहे हैं, और दीगर इशूज़ भी जितने भी दुनिया में बड़े मसले हुए हैं बातचीत के ज़रिए हल होंगे। हम क्या समझें, अफ़गान तालिबान रजीम को रियलाइजेशन हो जाएगी कि हम तो यहीं बैठे हैं, वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, उनको हमारी ज़रूरत है, और ज़ाहिर है ऊपर नीचे रहे ताल्लुकात लेकिन फिर भी जिस सूरत हाल पे आज हैं इससे पहले तो नहीं थे, या फिर वो भारत के हाथों इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे? देखिए ट्रांजिशनल फ्रेंडशिप है जी, ये यूज मिस यूज करेंगे उन्होंने तालिबान का करना है। ये रियलाइजेशन उनको उस दिन होगी जिस दिन दे विल स्टार्ट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। पहले तो ये लिंकेज इस्टेब्लिश करना है कि उन्नका और अफगानिस्तान का, तालिबान का और अफगानिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक है। हमें तो कोई ताल्लुक नहीं नजर आ रहा। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो खवातीन है उन्होंने अपने सिस्टम से उनको आउट कर दिया, वो भेड़ बकरियों से ज्यादा उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। 25,000 खवातीन टीचर्स को और हेल्थ वर्कर्स को उन्होंने फारिग कर दिया जी, जॉब से खत्म कर दिया। जो सिंगल पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, आप अंदाजा लगा लें कि जो सोसाइटी अपनी आधी सोसाइटी को काट सकती है वो क्या स्ट्रक्चर होगा। देयर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। ये जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, ये मास्टर प्रॉक्सी इस वक्त टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो वॉर इकोनॉमी के साथ जब जुड़ा रहना चाहते हैं। $7.1 बिलियन का जो वेपनरी है उसके साथ, और जो इनको भीख मिलती है, अब इंडिया से इनको जो पैसे मिलेंगे वो टेररिज्म के जो पैसे मिलेंगे उसी तक में रहेंगे। तो इन पे ये बातचीत का असर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप कंडीशंस ना क्रिएट करें। पाकिस्तान ने बड़ी मजबूरी में ये ऑपरेशन शुरू किए हैं। दिस इज नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान, ये तो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस हैं और जारी रहेंगे। इनको पहले यही शक होता था कि पाकिस्तान तो ये दे नीड फ्रिक्शन। इनका सबसे बड़ा दुश्मन इस रीजन में या अफगानिस्तान के अंदर पीस है। ये पहले रशियंस तो चले वॉर थी, अमेरिकन के साथ वॉर थी, अब इनको जब कोई मिला नहीं है फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन में इंटिमिडेशन कोएर्जन से ये पावर में रहते हैं, इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तो ये नतीजा है नहीं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, वेपन और हथियार के ऊपर ही ये उनको भी इंटिमिडेट कोर्स करके पावर में रहना चाहते हैं। और इनका मुल्ला और मिलिटेंट दोनों जो है वो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ फ्रिक्शन इनको सूट करती है। तो ये पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करते रहेंगे। और इंडिया इनको जिस तरीके से अभी $85 बिलियन, $86 बिलियन का डिफेंस बजट तो सामने नजर आ रहा है ना, ऑन ग्राउंड इट इज अराउंड $104-105 बिलियन। तो ये बाकी पैसा किधर डालेंगे? वो इसी तरह डालेंगे ना। उन्हें पता है कि जो राफेल काम नहीं कर सके वो एक सुसाइड बॉम्बर से करते हैं। आज का जो टेररिस्ट है अब्दुल्ला, वो 30 से 40 लाख 3 to 4 मिलियन के इक्विपमेंट पहन के पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि इनको फंडिंग पैसा मिल ही रहा है, तो ये इतने हुए ना, और उसके बाद पैसे भी मिल जाते हैं, जॉब्स वहां पे है नहीं। तो अफगानिस्तान को एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। इट इज नॉट टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान का, हम उसलिए नहीं चीख रहे, हम उस इंसानों के लिए चीख रहे हैं। अफगानिस्तान को एज अ स्टेट बहाल करने की जरूरत है, वेयर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान शुड रूल अफगानिस्तान। फिर उनसे बातचीत और अच्छी बातचीत हो सकती है। ये तो खाना काबा में बैठकर भी जी बहुत इनकार कर गए। नहीं तो फिर पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद एंजॉय कर रहा है, शुड वी पुट आवर केस इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी और अमेरिका के सामने भी कि भाई यहाँ पे कुछ देखें मामलात को, ये अब तक कैसे ऐसे ही कैसे चलते रहेंगे? देखिए, जब एबीगेट का हमने टेररिस्ट हवाले किया अमेरिका को, और आपको याद होगा सेंट्रल कमांड कमांडर उस वक्त जनरल कुरेला थे, उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने हियरिंग में बताया था कि पाकिस्तान कैसे कोऑपरेट कर रहा है। दिस इज ट्रांसनेशनल जी। ये पाकिस्तान इज नॉट ओनली द टारगेट, चाइना इज द टारगेट, अमेरिका इज द टारगेट।
जिसको जो चाहिए होगा, मुल्क, बड़े मुल्क अब तो वो इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करेंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, इनकी प्रेजेंस मौजूद है, अमेरिका के खिलाफ ये कर रहे हैं, चाइना, सेंट्रल एशिया, ये सारे टारगेट्स हैं। तो वी हैव टू अडॉप्ट द कलेक्टिव अप्रोच। अच्छा, दुनिया के जितने भी फोरम्स हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, वो इनके टेररिज्म पे एक आवाज है, सिवाय इंडिया, इजराइल के, बाकी सब उसके साथ खड़े हैं। यस, पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड, इसको थोड़ा सा हमें डिप्लोमेसी को और ज्यादा इफेक्टिव करना होगा और एक कोलिशन के मिलके, कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ मिलके इकोनॉमिक एंड सोशल जो माहौल है उसको भी ठीक करने की जरूरत है अफगानिस्तान की, लेकिन नॉट थ्रू तालिबान। इनको तो जब आप पैसा दे देते हैं, वो मैंने बताया ना, जब 50% खुद उन्होंने अपनी औरतों को निकाला। अच्छा, तालिबान के अंदर भी जो औरतों और बच्चों के हकूक की कोई बात करे, उसको या जेल में डाल देते हैं या मार देते हैं या उसको सिस्टम से आउट कर देते हैं। तो दिस इज देयर फ्रेम ऑफ माइंड। आई थिंक कलेक्टिव अप्रोच के साथ ही जाना होगा और इसको और थोड़ा एक्टिवेट करना होगा, लेकिन ये हमें अब क्लियर पॉलिटिकल, क्लियर एम्स के साथ एंड प्रिसीजन के साथ मिलिट्री का यूज भी जारी रखना होगा, वरना यू कांट इम्पैक्ट, वरना ये समझने वाले नहीं है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया आज के इस अहम दिन पे हमारे लिए वक्त निकालने का। डिस्कशन चल रही हैं, आपको पता ही है, मारका हक हम यहाँ याद कर रहे हैं, यादें ताज़ा कर रहे हैं रादर, कि पिछले साल इन्हीं दिनों में इस दिन पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने किस तरह दुनिया को ये बताया कि हम पे अगर किसी ने मैली आंख रखी या नज़र रखी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, और फिर हमने दिया और हमने डिटरेंस इस्टेब्लिश की। पूरी कौम को एक मरतबा फिर मारका हक मुबारक हो। आज से ठीक 1 बरस पहले जो हालात थे वो हमने देखे हैं, वो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, ये वो लम्हात हैं जो हमने जिए हैं, और जिस तरह हमारी अफवाज ने पाकिस्तान की धाक ना सिर्फ हमारे हमसाए पे बल्कि दुनिया में बिठाई, वो तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। और आज उसी को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं शुहदा को, गाज़ियों को, और अफवाज पाकिस्तान के नाम हम ये शो कर रहे हैं। इसी पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, और डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आज के अहम दिन पर वक्त निकाला। हम ज़ाहिर है इस मौजू और इससे जुड़े मौजूआत पर आपसे वक्तन फ़वक्तन बात करते ही रहते हैं। अब यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने आज एक अलग मकाम हासिल कर लिया है, बुनियानुम मरसूस उसकी बुनियाद बना? ये पहली बात तो मधु करने पर मशकूर, और वो भी इतनी कलीदी और इतने अहम मौजू पर। आज का मौजू ये वो मौजू है जो कि हमारी दिल की धड़कनों के बहुत नज़दीक है। ये वो मौजू है जिसने कि पाकिस्तान का मुकाम दुनिया में अफजलियत पर ले गया और उरूज पर ले गया। ये वो मौजू है जिसने कि लहू गरमाया है पूरे कौम का, और ये वक्त है कि वो कौम उस बात को दोबारा सोचे, समझे और उसको हमेशा के लिए अपने जहनों में पेवस्त कर ले, ताकि आइंदा भी जब कोई मुल्क पर, कौम पर कोई ऐसा कड़ा वक्त आए या दुश्मन कभी भी ये सोचने का भी इरादा करे कि वो कभी और भी ये खिलवाड़ करने के लिए अपने मसल्स फ्लेक्स कर सकता है, तो इसी तरीके का जवाब, जिस तरह हमने 1 बरस पहले जवाब दिया, इसी तरह का जवाब उनको मिल सके। मारकाए हक तारीख है, ये निसाबी किताबों में पढ़ाया जाएगा और दुनियाए अक़वाम के मिलिट्री के तमाम शोबों में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह अपने से कई गुना बड़ी फौज कई गुना ज्यादा बजट, कोई 8-10 गुना ज्यादा बजट उनकी अस्करी कुव्वत के लिए, और कई गुना अददी एतबार से सबकत रखने वाली फौज, जिसको घमंड था कि वो जब चाहे जहां चाहे अपने गिरदो नवा के मुल्क पर हमला कर बैठे। उसने ये करने की कोशिश की जब इसका ग्राउंड बनाया जा रहा था, जब इसका माहौल बनाया जा रहा था। पहलगाम के वाक़े के वक्त और वाक़या जब किया, वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 22 अप्रैल को, उस वक्त जिस तरह की भपकियां, गिद्दड़ भपकियां और जिस तरह की धमकियां दी गई, पाकिस्तान ने बड़े जचे तुले अल्फाज में अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की और वाज़ेह तौर पर रोड मैप सामने रख दिया दुनिया के सामने, बहुत सच्चाई के साथ, बड़े ही शफाफियत के साथ, और इस ट्रांसपेरेंसी को दुनिया ने पसंद किया। और वो क्या था? पहलगाम हुआ, एक फॉल्स फ्लैग था, हमें इल्म था, दुनिया को इल्म नहीं था।
हमने बताया पूरी दुनिया को कि जी अगर इंडिया ये कहता है तो हमें सबूत दे दे। चले सबूत हमें नहीं देता, किसी थर्ड पार्टी को दे दे, किसी थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेट करा ले। वो दिन और आज का दिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, उसको सांप सूंघे रहा। इस शफाफियत और इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से दुनिया ने ये बात माना कि पहलगाम से पहले और उससे पहले जो पिछले एक दहाइयों से उससे ज्यादा से इंडिया जो राग अलापता था, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के ख्वाब देखता था और हमेशा कहता था कि पाकिस्तान जो है उधर से तो हमेशा एक दहशतगर्दी होती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, पाकिस्तान मुल्क की टेररिस्टों का है। पूरी दुनिया में 720 के करीब इंफो लैब, मसनूई किस्म के इंफो लैब बना के सोशल मीडिया पर ये पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। वो तो शुक्र है कि पकड़ा गया और यूरोपियन ने पकड़ा उनको कि किस तरह उन्होंने ये प्रोपेगेंडा मशीन मुख्तलिफ एनजीओज के नामों पर और मुख्तलिफ इदारों के नामों पर जो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे उनके नामों पर करके वो करते रहे। लेकिन मार्का हक जब ये शुरू हुआ 22 को जैसे ही पहलगाम हुआ जी, इस एलामिया में जिसका मैंने जिक्र किया कि 26 को हमने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, उस एलामिया में तकरीबन 17 पॉइंट्स थे, 17 पॉइंट बड़ी शफाफत के साथ हमने पेश कर दिया कि अगर इंडिया जो कह रहा है और उसकी पॉलिटिशियंस जो उनके अस्करी कमांडरों से ज्यादा बढ़ चढ़ कर मिलिटराइज हो गए हैं, वो अगर ये हरकत करते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा। वही हुआ, इंडिया ने वही गलती की कि पामाल किया हमारी सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 की वायलेशन है। और हमने बता दिया था उसी सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी में जो मैं भी जिसका जिक्र कर रहा हूं, और एलामिया में बता दिया था, पूरी दुनिया ने पढ़ा था उसको। और उसके बाद हमने उसी के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल किया। चार्टर के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हमने जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया और चुन चुन के ठिकानों पर जवाब दिया। मिसाइल बरसाए और मिसाइल बरसाए, हाँ जी, फिजाओं में और जमीनों पर हर जगह हमने उनको एक दफा बता दिया कि पाकिस्तान की क्या कुव्वत है और पाकिस्तान किस तरह जवाब। अच्छा डॉक्टर जमील, चूंकि आप एम्बेसडर रहे हैं ज़ाहिर है, और हम आपसे पाकिस्तान की जो एम्बेसीज होती हैं, जो मिशंस होते हैं, उनके किरदार के बारे में भी सवाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई से पहले, जब ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, तब भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक्टिव रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने काउंटर पार्ट्स को रब्ता किया, दुनिया को बताया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हम चाहते हैं अगर ऐसा कुछ है इंडिया के पास तो हमसे सबूत शेयर करें और एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं इसकी। कितना अहम किरदार रहा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का, पाकिस्तान के मिशंस का, टू टेल द वर्ल्ड, और फिर दुनिया ने हमारा नैरेटिव बाय भी किया कि इस दफ़ा वो जितना मर्जी चीख चीख कर अपने मीडिया के थ्रू बताते रहें, सब झूठ है। जी, ये क्योंकि जिस शफाफियत के साथ हमने दुनिया अक़वाम को बताया, और अभी आपने जिस तरह तस्करा किया कि चीदा ममालिक को हमने फ़ोन करके भी बताया और साथ में हमने पूरी दुनिया को बताया, अपने एलामिये के ज़रिए बताया, ज़राए अब्लाग के ज़रिए बताया, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो फिर इंक्वायरी थर्ड पार्टी, और उसमें दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस का एक तरीकाकार है कि किस तरह ऐसे डिस्प्यूटेड मामले में जिससे कि दुनिया के पीस को फर्क पड़े, उस पर फिर इंक्वायरी हो जाती है। लेकिन इंडिया ना माना। इंडिया तो हमेशा किसकी आड़ में छुपता है, कहता है ये तो बायलैटरल मामला है, हम दुनिया क्यों इन्वॉल्व करें। इंडिया को पता है कि दुनिया को अंदाजा हो जाएगा एक दफा अगर दुनिया को एक्सेस दिया जाए इंडिया के उन एट्रोसिटीज के हवाले से जो कश्मीर में या इंडिया के बाकी इलाकों में हो रही है। आप अंदाजा करें कि ये जो ह्यूमन राइट्स की काउंसिल की एक बड़ी ज़ख़ीम किस्म की रिपोर्ट है, तकरीबन 60-70 सफ़ों की, उसमें तमाम का तमाम उन्होंने जिक्र किया है कि इंडिया तो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत 1948 में जिनको बनाया गया था, कायम किया था, जिनको बॉर्डरों पर होना था, पाकिस्तान ने उनको पूरी एक्सेस दी हुई है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जब चाहें जाएं। अभी तक कश्मीर उनको एक्सेस नहीं मिला है। और इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती थी कश्मीर के हवाले से उनको एक्सेस नहीं मिला। इसी तरह ज़राए अब्लाग को भी वहाँ एक्सेस नहीं मिलता है बड़े कंट्रोल तरीके से कश्मीर। तो वो जो चीज़ें छुपाना चाहते हैं वो तो फिर आश्कार हो जाएंगी अगर वो इस तरह के थर्ड पार्टी को।
तो वो शिमला और उसके मुआहदे के पीछे छुपते हैं। लेकिन अब वो वक्त चला गया। कश्मीर वो मसला है जो कि अभी दुनिया का मसला है, क्योंकि दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना ये मसला है। लिहाजा कश्मीर के मसले को अभी बायलैटरल तरीके से नहीं, और पाकिस्तान की सफारतकारी का जिक्र हो रहा है। मैं ये बताता चलूं कि जिस अंदाज में ट्रेडिशनल सफारतकारी की है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने, लेकिन वो क्यों की है? वो इसलिए की है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को जो पॉलिटिकल अकाबरीन हैं उनको सही और वाज़ेह गाइडेंस मिली है। दरअसल डिप्लोमेसी है क्या? डिप्लोमेसी सबसेट ऑफ द पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल लीडर अगर अपने मजबूत और सही तरीके से पॉलिसी साजिश करेंगे, अपनी प्लानिंग देंगे, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन मिनिस्ट्री और डिप्लोमेट्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर, लेकिन इस पे एक और बड़ी खूबसूरत बात हुई है जो इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा था। वो है कि हम आहंगी, एक संगम जो कि मिलिट्री डिप्लोमेसी का ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ जब हुआ, और जब ये हुआ तो फिर इसमें चार चांद लग गए। और आज जिस मुकाम पर हम हैं, उस मुकाम में एक बहुत बड़ा अंसर है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, और इस मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को तकवीत पहुंची। दुनिया अब हमारी बात मानती है, दुनिया अब हमें जानती है, दुनिया अब हमें मीडिएटर के तौर पर कबूल करती है, दुनिया अभी हमें मिडिल पावर कंट्री के तौर पर कबूल करती है। दुनिया अब समझती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुस्तहकम मुल्क है जो कि दुनिया अक़वाम को जिसकी जरूरत है, रीजन को जिसकी जरूरत है, रीजन में नेट स्टेबलाइजर, और यहाँ से इंशाअल्लाह हमारा सफ़र अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स है और रहेगा। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आज के दिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप से हम बात करते रहेंगे भी। और मारका हक के दौरान अस्करी सिफारती महाज पर तो भारत को शिकस्त हुई ही, लेकिन एक और महाज जहां भारत को पाकिस्तान के सामने मुंह की खाना पड़ी, इनफैक्ट काफ़ी एम्बैरसमेंट हुई। शर्मिंदगी के अलावा कुछ हाथ ना आया। वो था नैरेटिव बिल्डिंग का काम और मीडिया का काम। और भारतीय मीडिया ने अपने आप को जिस तरह दुनिया के सामने बेनकाब किया, रादर अपना मजाक बनवाया दुनिया के सामने, उसकी भी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तानी मीडिया ने ऑन द कॉन्ट्ररी जिस खूबसूरती से इस सारी वॉर को कवर किया, हकाइक, फैक्ट्स ना सिर्फ अपने अवाम तक पहुँचाए, पूरी दुनिया तक पहुँचाए, वो भी मिसाली ही था। इसी पे ज़रा बात करते हैं, थोड़ा सा हमें भी क्रेडिट लेना चाहिए एज ए मीडिया फ्रेटर्निटी की हम बात कर रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब शुक्रिया। मुनीफ साहब, मारका हक और बुनियाद मरसूस में जहां पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का जिक्र होता है, वहीं मीडिया के किरदार की भी बात होती ही है। लेकिन हम इस पर ज़रा डिस्कशन करते हैं आपसे। आपकी नज़र में कितना अहम था मीडिया का किरदार, और किस तरह का किरदार रहा, और उसके क्या फ़वाइद और क्या समरात आज तक हम देख रहे हैं? देखिए, जो बयानुम मरसूस के दिन थे, एग्जैक्टली अगर हम एक कैलेंडर ईयर पीछे चले जाएं तो इन्हीं दिनों में मारका हक और बयानुम मरसूस हो रहा था। अब ऑब्वियसली मीडिया का किरदार जनरली भी फॉर इंफॉर्मेशन से एक उसकी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन उन दिनों के अंदर मैं दो एस्पेक्ट को ज़रूर बताना चाहूँगा। और ऑब्वियसली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि जिस तरीके से जो इंफॉर्मेशन की दुनिया के अंदर पाकिस्तान के जारी बात है, हमारे सामने जो ऑफिशियल रिस्पांस आता था वो थ्रू ISPR ही आ रहा था। जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन रिले की गई, और नेचुरली फिर हम अपने अपने मीडिया चैनल्स के लिए, अपने अपने आउटलेट्स के लिए काम कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जिस बर्क रफ्तारी से वो सब कुछ किया गया, देखिए उसने दुनिया के अंदर कम से कम ये बात तो साबित हुई कि जो भारत का प्रोपेगेंडा था, इट फेल फ्लैट। उनकी जितनी भी बातें वो कर रहे थे, और अगर आपको याद हो पहलगाम फॉल्स फ्लैग जब हुआ था तो उसके बाद से उन्होंने एक पूरा बयानिया बनाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने उसके जवाब में पाकिस्तान की मीडिया ने, आई बिलीव जितनी पावरफुल वॉइसेस थी, उन्होंने बड़ा डिसाइसिव और बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू की। पीपल हु इम्पैक्टेड द मेन स्ट्रीम मीडिया, और जेन्युइनली उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रीच पाकिस्तान से भी बाहर थी, और ऑब्वियसली जो भारत में भी जाने जाते हैं। इनकी जो कही हुई बातें थी या जो रिपोर्टिंग थी उसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि बयानुम मरसूस के दौरान जो पाकिस्तान का
जो एक सबसे जो एक मेन चीज़ थी, आई वुड से जो ड्राइविंग फोर्स थी, वो ये था कि वी डिड नॉट हैव टू क्रिएट एनीथिंग, हमें कुछ खुद घड़ना नहीं पड़ रहा था। जो हम बता रहे थे वो 200% सच था और वो इट वॉज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। लिहाजा नॉट ओनली द फैक्ट्स वर गुड एंड दे वर ऑन आवर साइड, लेकिन जो उसके ऊपर पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ और हमारे पूरे मीडिया ने किया, मैं समझता हूँ उसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। बिल्कुल, हम कुछ फैब्रिकेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब आप फैब्रिकेट कर रहे होते हैं तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, और वहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा था। अच्छा, हम अपनी बात तो करें, हमने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे जिस किस्म का सर्कस चल रहा था ऑन द मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जंगी जुनून तो चलें उसको भी हम कहीं देख लेते हैं, समझ में आ जाता है या नहीं समझ आना चाहिए, लेकिन वहाँ तो लिटरली इट कॉमिक एक सिचुएशन बनी हुई थी। मतलब मुंह से झाग निकल रहे थे, ये कर दो, फलाना कर दो, ये कर दिया, वो कर दिया। इंडियन मीडिया का हाल ये कैसे हुआ? देखिए, पर्सनली आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ इंडियन मीडिया। कुछ हमारे मुल्क के अंदर एक समहाउ एक कोई लव लॉस था कुछ लोगों का विद द इंडियन जर्नलिस्ट्स, लेकिन फ्रैंकली मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था, एवरी टाइम आई इंटरेक्टेड विद देम और मुझे बड़े बदबूदार व्यूज़ उनके लगे, बारिंग अ फ्यू, और मे बी आई वुडंट से इवन अ फ्यू। ज़्यादातर उनका जो बायस था वो इनहेरेंट था एंड इट वाज सो ऑब्वियस। वो नज़र आता था गुफ्तगू के अंदर कि वो बात करते करते अगर कोई बात अच्छाई की या ताल्लुकात बेहतर करने की भी हो रही होती थी तो दे वुड ब्रिंग इन द द टेरर टॉक एंड एवरीथिंग, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनकी जो दहशतगर्दी का बादशाह जिसको पाकिस्तान ने पकड़ रखा है, कुलभूषण यादव, इसके बारे में वो बात नहीं करते थे। आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द लाइक्स ऑफ राजदीप सारदेसाई एंड ऑल दीज पीपल, लेकिन ये जितने मर्जी ऊपर से सो कॉल्ड लिबरल बनते हों, लेकिन द मोमेंट ये टीवी के ऊपर बैठते थे तो इनके अंदर का गंद सारा बाहर आ जाता था। सो मुझे विटनेस, मैं हमेशा इसको करता था और फ्रैंकली मुझे तो बिल्कुल आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। आप देख लें वो सुबह जो बरखा दत्त, शी मेड ए कंप्लीट फूल आउट ऑफ हर सेल्फ, जिस तरीके से उसने रिपोर्टिंग की, झूठ बेचा और इतने खुद को जो कहने वाले जी कि हम बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, और दे वर सो कंफ्यूज, नॉट ओनली वर दे कंफ्यूज, दे एक्टेड लाइक परफेक्ट बबून्स। तो मैं ये कहूँगा कि उनका तो प्रॉबेबली दे वर ड्रिवन बाय द हिंदुत्वा माइंडसेट और मे बी द मोदीज नैरेटिव, और वो जो मोदी की सेना वाला पूरा चक्कर था कि हमने ये कर दिया, हम वो कर दिया, और perhaps this was the first time they were hit so hard that they were in a sense of disbelief। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमने रिएक्ट कैसे करना है, हमने बयानियाँ कैसे बनाना है, उनकी पूरी मिलिट्री। और अब देखिए द लाइक्स ऑफ जयशंकर वो कह रहे हैं कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस थी वो ठीक नहीं थी और ये नहीं था और वो नहीं था। सो हमने तो उनका जो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर था उसका तो डब्बा गोल विद इन फ्यू आवर्स ही कर दिया था। तो उनके उस एटमॉस्फेयर के अंदर उनको फिर उनके मीडिया को ये जगलरी करनी पड़ी, बट ऑब्वियसली इट डिडंट डू एनी गुड टू देम। और आई थिंक they were all like working like headless chickens and they were running amok, making no sense at all। और मुझे सिवाय उन लोगों के जो शायद इंडिया में नहीं रह रहे थे, उनमें से कुछ लोग थे जो डिस्पैशनेट रिपोर्टिंग कर रहे थे। अदर देन दैट आई वुड से मेनली उनकी जो तकलीफ थी वो यही थी कि भाई हमारे साथ ये क्या हो गया। अच्छा, अब पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने और मीडिया ने मौका मिलने पर जो जिम्मेदारी निभाई, कौमी सलामती की बात आए तो लिटरली हमने बताया कि कोई ग्रे एरिया नहीं है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि मीडिया को शक की निगाह से देखा जाता है, या ये सोचा जाता है या सवालात हैं इक़्तिदार में बैठे लोगों के कि ये ज़िम्मेदारी दिखाने से कासिर हैं। सो क्या मीडिया से मुताल्लिक़ की मुतनाज़िर सोच आपको लगता है इसकी गुंजाइश है या होनी चाहिए? इसके दौरान भी क्या ऐसे कुछ बदबख्त नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में झूठ फैलाया, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में झूठ फैलाया, जिन्होंने तानाज़नी की, जिन्होंने बिल्कुल जो इंडियन नैरेटिव था उसको बेचा? तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या कोई ज़ाब्ता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मादर पिदर आज़ादी तो शायद कहीं भी नहीं हो सकती, और अगर आप आज की तारीख में बरतानिया में हो, आप अमेरिका में हो, कहीं भी हो, और अगर आप कोई मुतनाज़ा बात करें या ट्वीट करें तो आपको उसकी रिपरकशंस आपके सामने आएगी, उसकी कोई ना कोई इम्प्लिकेशन ज़रूर होंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के अंदर ये कवानीन बनाए जाते हैं अपने जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बयानियाँ है उसको दबाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो डिसेंट है, अगर आप उसको किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फिर आप जमहूरियत नहीं चला रहे, आप कुछ और चला रहे हैं।
आप कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहे हैं। और जमहूरियत के अंदर अगर कोई डिसेंट करता है, कोई आपको अपोज करता है, उसको जो मेरा इख्तलाफ है मेरी रियासत की किसी एक पॉलिसी से, जो मैं कानून के दायरे में रहकर करूं, कि मुझे अपनी बनाए हुए किसी इदारे की या हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसी से मैं उससे एग्री नहीं करता, वो मुझे एंटी नेशनल नहीं बना सकता। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरे मुल्क के ऊपर विराजमान हुकूमत के हर फैसले से मैं इत्तफाक करूँ या किसी इदारे के हर फैसले से मैं इत्तफाक करूँ। मेरे पास इतना इख्तियार तो होना चाहिए कि मैं डिसेंट कर सकूँ, मैं एक अपोजिंग व्यू दे सकूँ। ये अनफॉर्चुनेटली डिस्टिंक्शन हमारे मुल्क में नहीं ड्रॉ हो सकी, और जब ये नहीं हुआ तो फिर आपके सामने आपको पता ही है कि क्या हुआ। फिर कवानीन पैका कब बना, क्या हुआ, और उसका फाइनल शक्ल हमारे सामने क्या आई है, ये तो खैर अब सामने ही है। और अनफॉर्चुनेटली अब तो ट्वीट्स और रीट्वीट्स करने पर भी सज़ाएं हो जाती हैं, और एक प्रेसिडेंट सेट ऑलरेडी हो चुका है। बट आई वुड स्टिल से कि थोड़ा सा माहौल के अंदर थोड़ी सी इसको थोड़ा लिबरल तरीके से देखना चाहिए। थोड़ा सा जो घुटन का सा एक माहौल है, उसके अंदर थोड़ी सी हवा, ठंडी हवा भी आनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन मैं इस बात को से भी एग्री करता हूँ कि अगर कुछ लोग बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाएं, तो उनको कम से कम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कोई कानून तो मौजूद होना ही चाहिए। सो बैलेंस इज द की। बहुत शुक्रिया आपका मुनीफ फारूक। अभी ज़रा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। डॉक्टर आदिल नजम ने हमें ज्वाइन किया है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मई 2025 के वाक़यात को आज हम याद कर रहे हैं। मारका हक और बुनियानुम मरसूस के बाद आलमी सतह की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की स्टैंडिंग दुनिया के सामने है, हमारे सबके सामने है। पाकिस्तान का इमेज हम आपसे जानना चाहेंगे, कितना बदला है, आपको क्या नज़र आता है? जी, बहुत बदला और एक हैरत अंगेज हद तक बदला, और बहुत ही तेजी के साथ बदला। ऐसा आई कैन नॉट थिंक ऑफ टू मेनी अदर एग्जांपल्स के मुल्कों के इमेज भी बदलते हैं, उनकी फॉरेन अफेयर्स भी बदलते हैं, लेकिन इतनी हैरान कुन तरीके से बदले और इतनी जल्दी बदले, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। और कई बार तो मैं सोचता हूँ कि शायद हमें जो है ना, वो मोदी साहब को एक थैंक यू कार्ड भेज देना चाहिए कि उन्होंने जो हमाकत की पाकिस्तान पे हमला करके बगैर किसी बुनियाद के, उसने भारत को तो जो नुकसान पहुंचाया हो या ना पहुंचाया हो, वो अगर उसको अलग भी छोड़ दें, तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के इमेज में, पाकिस्तान को जैसे दुनिया देखती है, उसमें जो तब्दीली आई, वो शायद भारत की सबसे बड़ी हार है। और उससे मेरी मुराद ये है कि देखिए, उससे पहले तक और शायद उस वक्त तक भी उनका ख्याल यही था कि कुछ भी आप पाकिस्तान पे कर दो और पाकिस्तान पे ब्लेम लगा दो, तो पाकिस्तान का इमेज ये था कि शक पाकिस्तान पे ही होता था, चाहे वो जितना मर्जी रिडिकुलस हो क्लेम। और भारत का जो इमेज था वो ऐसा था कि भारत को डू नो रॉन्ग। वो मोदी साहब जो थे वो ट्रंप साहब के बेहतरीन दोस्त थे। अब की बार मोदी सरकार ट्रंप का कहते थे, एक दोनों यार थे। दुनिया भी भारत को देखती थी एज अ राइजिंग पावर वगैरह। लेकिन उस मई की एक साल पहले जो कार्रवाई हुई, उसने ना सिर्फ ये कि दुनिया पे जाहिर किया कि पाकिस्तान की अस्करी जो कुव्वत है और जो हवाई कुव्वत है वो कितनी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये भी साबित किया कि पाकिस्तान एक रीजनेबल मुल्क है, और भारत की जो अनरीजनेबलनेस है वो जब हद से गुजर गई तो वो एकदम अनरेवल हो गई। एंड आई थिंक दैट वाज द बिग चेंज। उसके बाद हमने फिर यके बाद दीगरे देखा कि पाकिस्तान को मौके भी मिले और पाकिस्तान ने उन मौकों को इस्तेमाल भी सही किया। सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में उसकी जो तब्दीली आई वो शायद डोनाल्ड ट्रंप की सूरत पे आई, जिसने हर एक को हैरान कर दिया, अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी, कि आई थिंक बिकॉज ही इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पर्सन जो लव्स अ विनर, लव्स जो जीत जाए वो उनकी टॉप पे है। और सडनली जो भी उनका इमेज था पाकिस्तान के बारे में, आपको उनका पहले टर्म पे याद होगा, वो एक जब यकदम तब्दील हुआ तो उससे आई थिंक बहुत सी चीजें खुली। लेकिन उसके अलावा आई थिंक द रियल थिंग वाज कि पाकिस्तान एज ए रीजनेबल कंट्री, ना सिर्फ पाकिस्तान की फौज, ना सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया भी वाज इन सच स्टार कंपैरिजन टू इंडिया कि उसने मेरे ख्याल में सारी की सारी गेम जो है वो पलट दी।
अच्छा, आपने खुद ही अभी सदर ट्रंप का जिक्र और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो अमेरिका से यकदम चेंज हुए और सदर ट्रंप की नज़र में हमारा इमेज बिल्कुल तब्दील हो गया, वो भी अपनी अलग कहानी है। लेकिन जब ये बात हो रही थी और सीज़फायर की बात हो रही थी तो सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो मसला कश्मीर पर सालसी करा सकते हैं और पाकिस्तान इंडिया को मेज़ पर लाएंगे। सो क्या आपको ये काम होता हुआ नज़र आता है? अनफॉर्चुनेटली नॉट। मेरी दुआ तो हम सब की यही है कि मसला ये कश्मीर का जो है ये हल हो, और ख्वाहिश भी यही होगी, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, एनालिटिकली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक कि उसका इस वक्त हमें कोई एकदम नज़र आता है। डोनाल्ड साहब की जो गुफ्तगू है वो डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू होती है, उसमें उनका अपना जो सेल्फ इमेज है अपने बारे में वो अपनी जगह, और अगर वो उनकी कोशिश भी हो तो वो भी अपनी जगह। मेरे ख्याल में इस वक्त जो ताल्लुकात हैं, जो तरीका है दोनों ममालिक का, और ख़ुसूसन भारत में मोदी साहब का जो एटीट्यूड है वो, उसमें कोई ऐसी अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आती कि कोई सीरियसनेस हो। एक तरह से उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है, उन्होंने कश्मीर के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की उसके बाद वो मसला जो है वो उसको और गंभीर बना दिया है। दैट इज़ अ लेगेसी जो चीज़ों को और ख़राब करेगी, बेहतर नहीं करेगी। सो आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग। मेरी ख्वाहिश वैसे ये है, मेरी अपनी ख्वाहिश कम से कम ये होगी कि, और नॉट एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत के भी कम से कम बयान तो यही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कोई अगर बेहतरी की तरफ नहीं तो नॉर्मलसी की तरफ आए। देखें, इख्तलाफ होना एक बात है, लेकिन हर इख्तलाफ को दुश्मनी बना देना, और जिस किस्म का हमने रेटरिक ख़ुसूसन पिछली मई में देखा, लेकिन उससे पहले वो बिल्डअप होता रहा ना, जो उनकी टीवी पे जिस किस्म की हमने चीज़ें देखी जो बिल्कुल चौंका देती हैं, जिनका कोई लॉजिक से ताल्लुक नहीं है, वो एक दिन में नहीं आती। वो साल साल जो एक विट्रियॉल, एक नैरेटिव ऑफ हेट्रेड बिल्ड होता है पूरी की पूरी नस्लों में, उसको हमने उगलते हुए देखा टेलीविजन पे, इंडियन टेलीविजन पे पिछले साल। एंड दैट वाज स्केरी, नॉट ओनली पाकिस्तान के लिए स्केरी नहीं था, लेकिन वो इंसानियत के लिए स्केरी था, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं था। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि अगर दोस्ती नहीं होती, चलो नहीं होती, लेकिन हमसायगी तो आप नहीं बदल सकते ना, जियोग्राफी को आप नहीं बदल सकते। सम सेंस ऑफ नॉर्मलसी, बहुत से ममालिक हैं जिनके इख्तलाफात हैं, वो उनकी स्कर्मिशेस भी कभी हो जाती हैं, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ एवरीडे एग्जिस्टेंस कंटिन्यू। तो आई थिंक कम से कम अगर हम वहां आ सकें तो दैट विल बी। मगर अगर किसी की ये सोचो कि उसके नेबर को एग्जिस्ट ही नहीं होना, मतलब उसकी उनके एग्जिस्टेंस का राइट ही नहीं है कोई, सो वो तो पागलपन है, वो नॉर्मल बात तो नहीं है। और वही हमने देखा, मगर ज़ाहिर है वो एक दिन का नतीजा तो नहीं है। वो नस्ल दर नस्ल जो नफ़रत पिरोई गई है, डाली गई है, जहनों में ठूंसी गई है, वो उसका नतीजा था जिसकी पीक हमने इस दौरान देखी। लेकिन ज़ाहिर है उसके नुकसानात उन्हें ख़ुद भी भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदू तो नहीं बसते इंडिया में, और भी मज़ाहिब के लोग हैं, और भी तरह के लोग हैं, और जो ज़ाहिर है उस एक ही जगह पे एक साथ रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपसे बड़ा मज़ा आया आज भी बात करके। अभी ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आए। तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मारका हक का 1 साल मुकम्मल हो गया है। हम पाकिस्तान की फतूहात तो आज याद कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अमन के भी ख़्वाह हैं। हम ये भी चाहते हैं कि अगर चलिए अमन ना हो, एक नॉर्मल सी तो आ जाए, दोस्ती ना हो चले, हाँ, और अमन भी रहे, कोई एग्जिस्ट करने का कोई हम रास्ता तलाश कर लें भारत के साथ। और हम तो पहले भी तैयार हैं, लेकिन उनके यहाँ जिस जंगी जुनून को उनकी नस्लों में डाला गया है, उंडेला गया है उनके जहनों में, चाहे वो मुसलमानों से नफ़रत हो, पाकिस्तान से नफ़रत हो, और ये बता देना कि इनको तो एग्जिस्टेंस का राइट नहीं होना चाहिए, वो बड़ा ख़तरनाक है उनके अपने लिए और दुनिया के लिए भी। हम तो चलिए उससे डील कर ही रहे हैं, और हमने बड़ा अच्छा डील किया भी। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मैं साहब, जिस वक्त ये हो रहा था, ज़ाहिर है हम सब लोगों ने विटनेस किया, हम सब लम्हा बलम्हा कौम को बाखबर भी रखे हुए थे। कुछ अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग्स जिसे कहते हैं ना, वो थे। एक जंग का खौफ तो एज एन इंसान होता ही है, लेकिन साथ ही ये एतमाद भी था कि वी आर इन सेफ हैंड्स। सो क्या when today we talk about it and when we look back what was exactly happening a year ago, आपकी क्या मेमोरीज हैं? आपके जहन में क्या पहली बात आती है? शुक्रिया अब्दुल्ला। देखिए, अभी आप जो हम पिछले सेगमेंट में आप गुफ्तगू कर रहे थे, अगर हम उसको सामने रखें कि इस जंग से हमने क्या हासिल किया और क्या खोया, और भारत ने क्या हासिल किया और क्या खोया,
तो हमें ये इत्मीनान तो होता है कि हमने जो है वो कामयाबी हासिल की हर तरह से, जिसको भारत का हुक्मरान तबका तो कभी नहीं मानेगा, लेकिन वहाँ का जनरली जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये बात मानता है कि उस जंग में भारत को काफ़ी सुखी का हासिल हुई। और इसी तरीके से जो जंग के मैदान में हमने शो किया वो अमन के मैदान में भी शो किया। जब अमेरिका और ईरान की जंग हुई या इजराइल और ईरान की जंग हुई, उसमें हमारा रोल एज ए पीस मेकर, एज ए मीडिएटर जो उभर कर सामने आया, तो हमने जंगी मैदान में जहां अपना दिफा मजबूती से किया, वहां हम अमन के ख्वाह, जिस तरह आपने कहा, और ये उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये मौजूद है। लेकिन जो चीज़ें हमारी भी सोचने की हैं कि क्या जो जिस तरह अमेरिका ईरान के जंग का इख्तिताम किस तरह होता है, अल्लाह करे एक और जंग की सूरत में ना हो, किसी मुआहदे की सूरत में हो, अमन की सूरत में हो, तो फिर आपके पास एक सोचने के बहुत सी चीज़ें हैं। यानी आपके ताल्लुकात भारत से कैसे हो रहेंगे, आपके ताल्लुकात अफगानिस्तान से कैसे रहेंगे। अफगानिस्तान में एक नए चैलेंजेस का सामना है। भारत में रिवायती तौर पे जिस तरह आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली नफ़रतें, इख्तलाफात जो है वो नफ़रतों की हद तक आ गए हैं। और जो इस वक्त ख़ास तौर पे भारत में जब से मोदी वज़ीर आज़म बने हैं, उसके बाद जो माइंडसेट है वो डिफरेंसेस का नहीं है, वो हेट का है। और वो ज़ाहिर है वो चीज़ें नीचे तक जा रही हैं। हमारी भी गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में हमारी भी बहुत सी गलतियां रही हैं। वहाँ एक ज़माने में प्री बीजेपी इवन वाजपेयी साहब जैसे लोग या मनमोहन सिंह साहब जैसे लोग रहे, उस पीरियड में एक होप थी, एक उम्मीद थी कि शायद ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ जो है वो सिलेबस में ही जो है का मसला और सिलेबस में ही हम जो है वो हेट को वो करें, तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अफ़गानिस्तान में अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में हमारा बड़ा तारीखी रोल रहा है, और उसके खैर नुकसानात भी हुए अगर हम पहली अफ़गान और दूसरी अफ़गान जंग को देखें। लेकिन आज की जो सूरत हाल है उसमें हमारा वाहिद जो हमारी पाकिस्तान का वाहिद मुतालबा है, और जो कि गलत नहीं है, कि अफ़गानिस्तान से दूरंदाजी होती है। अफ़गानिस्तान से जो है वो जो तालिबान के ग्रुप्स यहाँ बैठे हुए हैं या उनके सिंपैथाइजर जो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ जो टेररिज्म कर रहे हैं, वो मैटर ऑफ कंसर्न है। तो पहले तो बातचीत के ज़रिए इस चीज़ को कम्युनिकेट किया गया कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इस बात को माना जाए कि वहाँ से जो है इस तरह के वाक़यात होते हैं। वहाँ इवन ऐसा भी हुआ है कि वहाँ तहरीक तालिबान और दीगर के कैंप्स की भी निशानदेही हुई है, और फिर ऑपरेशन भी किया गया, बॉर्डर भी बंद किया। अच्छा, अब यहीं से आपसे अगला सवाल करना है साहब। अफगानिस्तान के मामलात की बात कर ही रहे हैं हम, तो वहाँ पे एक ऐसा गिरोह बरसर इक़्तिदार है, रजीम, जिसको शायद सरोकार नहीं है वहाँ के अवाम से। अगर आप 50% ऑफ द आबादी को रिडंडेंट करार दे दें, हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम क्या एक्सपेक्ट करें कि उनके लिए उनकी आबादी मानी रखती है, एंड बेअमनी इस तरह के ग्रुप्स को सूट करती है। दे फ्लरिश ऑन बेअमनी, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पैसा भी आता है और ये एक पूरा कारोबार है। तो हम क्या करें यहाँ पे? हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को और एंगेज करें, हम दुनिया से कहें कि यहाँ पे देखिए, चलिए हमारे साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, वहाँ पे उनके अपने जो ह्यूमन राइट्स इशू हैं उस पर भी हम बात कराएं और दुनिया को कहें कि अब ये ऐसे ही क्या चलता रहेगा। देखिए, वहाँ जो सूरत हाल है, वहाँ इस वक्त ज़ाहिर है एक वक्त तो था कि वहाँ बहुत से मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है मुतहर्रिक थे। अगर हम सोवियत यूनियन के जाने के बाद वहाँ जो सिविल वॉर हुई कई साल तक, उस सिविल वॉर को अगर हम एनालाइज करें तो उसके नतीजे में जो चीज़ें सामने आई, तो वहाँ हमें नज़र ये आता है कि इस वक्त जो हुकूमत है अफगान तालिबान की, वो शायद वाहिद ही जमात हमें वहाँ नज़र आती है। कोई उसको चैलेंज करने वाला विद इन अफगानिस्तान नहीं नज़र आ रहा, और जब तक विद इन अफगानिस्तान कोई अपराइजिंग नहीं होगी और उनके खिलाफ कोई एक चीज़ नहीं सामने आएगी, तो आपका रोल भी बहुत लिमिटेड रह जाता है। हमारा रोल सिर्फ इस वक्त ये है कि हम अपनी सिक्योरिटी कंसर्न हमारी ये है कि वहाँ से जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके यहाँ जो है वो टेररिज्म के वाक़यात को बढ़ा रही हैं, इंतहा पसंदी को बढ़ा रही हैं। क्योंकि याद रखें कि जिस तरह माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान में
दहशतगर्दी होती थी और वो दहशतगर्द जाके फिर अफगानिस्तान में पनाह ले लेते थे। और उसमें सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है, उसमें और भी मुतहर्रिक ग्रुप हैं जो यहाँ कार्रवाइयाँ करके वहाँ जाके पनाह ले लेते थे। तो एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और उनको ये बावर कराने की ज़रूरत है, उनके सामने ये सबूत रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में दखल अंदाजी हो रही है और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ से ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करके भेजा जा रहा है। यहाँ ग्रुप्स यहाँ बने हुए हैं जो उनके सिंपैथाइजर्स माजी में भी रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तरह इंगेज करके तालिबान पे प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ रिजीम कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी ये हमारा कंसर्न उस लिहाज से नहीं होना चाहिए। एक हम आउटसाइडर के तौर पे देख तो सकते हैं, लेकिन जब वहां है ही नहीं कोई ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स बज़ाहिर नहीं नजर आते या ऐसे मुतहर्रिक ग्रुप्स जो तालिबान को चैलेंज कर सके उन्हें, उस वक्त तक हमारी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड सी हो जाती है कि हम उसमें रिजीम चेंज की हद तक कोई खास रोल प्ले नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि दुनिया अफगान तालिबान को ये बावर कराए कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से साहब, जाहिर है दुनिया हमें किसी और निगाह से देखती है, पहले कोई और इमेज था, अब दुनिया हमें एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से देखती है, दुनिया हमें पीस मेकर की हैसियत से देखती है, मीडिएटर की हैसियत से देखती है, दुनिया हमें एक अस्करी क़ुव्वत की हैसियत से भी देखती है जो हमने धाक बिठाई मारका हक में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ईरान और अमेरिका वाले मामलात को भी मद्देनज़र रखें, क्या दुनिया इस खित्ते में आपको दो ब्लॉक्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, चाइना भी हमारा आपको पता है दोस्त है, ईरान भी अब हम पे भरोसा किए बैठा है कि हम ये मामला हल कराएंगे, दूसरी तरफ भारत है, इजराइल है और खित्ते के कुछ दीगर ममालिक हैं जिनसे हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात रहे हैं। तो ये हम ये बैलेंस कैसे क्रिएट करें, क्योंकि अभी यूएई और पाकिस्तान के दरमियान हमें कुछ खिंचाव कुछ तनाव तो ताल्लुकात में नज़र आता है। देखिए अब्दुल्ला, ये डिपेंड करता है, ये याद रखें कि अगर ये मुआहिदा हो भी जाएगा तो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, यानी अगर आप अंदर से टटोलें तो इजराइल के लिए ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि ईरान में मौजूदा रजीम रहे, और किसी न किसी हद तक अमेरिका को इसकी हिमायत हासिल है। अमेरिका भी ईरान के अंदर मौजूदा सिस्टम को तब्दील करना चाहता है, उसने कोशिश भी की, नाकाम हुआ। अमेरिका और इजराइल की गलतफहमी थी कि ईरान इराक है और ईरान सीरिया है, ईरान है, और ईरान ने ये साबित किया कि वो उसके अपने जहाँ इंटरनल जितनी उनको जाहिर है 40 साल की इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद वो जिस तरह वो खड़े रहे और जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी, और सिर्फ जंग ही नहीं लड़ी, जिस तरह मुज़ाकरात की टेबल पर उन्होंने अपनी बातें रखी और एक कंप्लीट सबमिशन या सरेंडर के तौर पे नहीं गए, उसने अमेरिका को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईरान को उस तरह डील नहीं किया जा सकता जिस तरह उन्होंने इराक को किया, जिस तरह उन्होंने सीरिया को किया, जिस तरह उन्होंने लीबिया को किया, जो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, उस तरह नहीं हो सकता। क्योंकि ईरान की जो स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन है, ईरान का आप देखें ना कि उनकी जो कैबिनेट उठा के देखें उसमें हर दूसरा आदमी तो PhD आपको नजर आता है। जो उनकी गुफ्तगू का लहजा है, जहां उनके यहाँ हमें पासदारान की रेजिलियंस नजर आती है, वहाँ उनके रिफॉर्मिस्ट की हमें एक सोच भी नजर आती है जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ईरान इज अ डिफरेंट कंट्री। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का चैलेंज क्या है, जो आपने नए ब्लॉक की बात की, जाहिर है आइडियली तो ये है कि आपका जो एक इस्लामिक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बने, जो 70s की ड्रीम थी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ईरान और सऊदी अरब तो करीब आए, और उसमें चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में, इसी तरह पाकिस्तान और चाइना ये रोल प्ले कर सकते हैं कि ईरान और गल्फ स्टेट्स के दरमियान कशीदगी को कम करके एक ऐसा ब्लॉक, क्योंकि OIC नाकाम हो गया अनफॉर्चुनेटली, ईरान, इराक, सऊदी अरब जो है और कतर, ओमान, ये ममालिक मिलके एक इस्लामिक ब्लॉक तो बना सकते हैं, एक अच्छा मजबूत इस्लामिक ब्लॉक बना सकते हैं जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी हो, बांग्लादेश भी हो उसमें। तो ये काम तो हो सकता है और ये काम अब भी हो सकता है। देखिए ना, ग्रेटर इजराइल का तो उनका ख्वाब है और उसकी उस राह में
उनको सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ईरान नजर आता है। और क्योंकि ईरान खड़ा रह गया, अब ईरान ये जंग, उनकी पूरी कोशिश थी कि इस जंग में अगर ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे तो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाएगा। मगर ये हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अब इजराइल को भी सोचना पड़ता है और उनको ये रियलाइज करना पड़ता है कि ईरान को इस तरीके से आप नीचा नहीं दिखा सकते। और उन्होंने साबित किया, बेसिकली उन्होंने साबित किया इस चीज को ईरान। तो मेरा ख्याल है, लेकिन वो उनके जहन में आज भी होगा कि हम किस तरह ईरान, और कोशिश भी हुई, देखिए बहुत से ऐसे ड्रोन अटैक हुए जिसके बारे में ईरान डिनाई करता रहा। तो सवाल ये है कि वो अटैक्स कहाँ से हुए। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान का, और सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान पर सब ट्रस्ट कर रहे हैं एज ए मीडिएटर। गल्फ स्टेट्स भी ट्रस्ट करती हैं, ईरान भी ट्रस्ट करता है, अमेरिका भी ट्रस्ट करता है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम मुआहदे में कामयाब हो जाते हैं, मुआहदा कराने में, और एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होती है, ईरान के ऊपर से इक्तिसादी पाबंदियां खत्म होती हैं, तो पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान फिर ईरान और यूएई के ताल्लुकात को बेहतर कराने के लिए किरदार अदा करेगा। अच्छा बस साहब, उधर बीजेपी की नफरत की सियासत की हम बात करें, उसको तो कोई स्टॉप लगता वो नज़र नहीं आता। मतलब भारत में आपको लगता है कि ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी वो किसी मकाम तक पहुंच सकेंगी कि वो बीजेपी को चैलेंज कर सकें? क्योंकि अगर मगरबी बंगाल में भी बीजेपी जीत रही है, जो कि इससे पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, देन दिस नफरत की सियासत इज़ वर्किंग आउट फॉर देम। देखिए, मेरा तो आज से नहीं, जब से बीजेपी की पॉलिटिक्स के ज़माने से मेरा ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान और भारत में, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ब्लेम किया जाता है और पाकिस्तान में कुछ मसाइल रहे भी हैं कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान और भारत के एक्सट्रीमिज्म का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट जो थे, पाकिस्तान में कभी भी इलेक्टोरल सपोर्ट उनको हासिल नहीं रही। पाकिस्तान में कभी भी एक्सट्रीमिस्ट जो या एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग रखने वाले लोग जो है वो बरसर इख्तिदार नहीं आए वो। लेकिन भारत में इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। भारत में ना सिर्फ ये कि उनको मैसिव इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल है, बल्कि वो इख्तिदार पर अपनी ग्रिप मजबूत से मजबूत तर करते जा रहे हैं। अब ये जो वेस्ट बंगाल का, जहां पहली मर्तबा बीजेपी को कामयाबी नजर आई, वो सिर्फ भारत की ऑपोजिशन के लिए नहीं, भारत की पूरी नेशन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि कैसा एक ऐसी रियासत जहां के हमेशा से बाएं बाजू की हुकूमतें रहीं, वहां अगर जो है वो इंतहा पसंद जो है वो बरसर इख्तिदार आ रहे हैं, उनकी हुकूमत बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हेट पॉलिटिक्स है उसको बदकिस्मती से इंडिया के अंदर जो है वो पजीराई मिल रही है। इंडिया के अंदर, और जो मोदी का जो नैरेटिव है वो इस सब के बावजूद कि वहाँ सीनियर एलिमेंट सवाल करते रहते हैं, लेकिन वहाँ का मीडिया देख लें, वहाँ का बॉलीवुड देख लें, वहाँ का स्पोर्ट्स देख लें, हर जगह आपको ये आपको पता है कि हमने भी अब जो हमने भी सीखा है, तारीख ने हमें भी सबक सिखाया है, जब इस तरह मामलात इस नहज तक चले जाते हैं तो फिर उसका खमियाजा भी कौमों को और मुल्कों को भुगतना पड़ता है। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता। देखिए ना, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। अगर खुदा करे कि मोदी या बीजेपी के, मोदी के खासतौर पे मोदी और हार्डलाइनर्स के माइंडसेट में कुछ तब्दीली आए, जिसके इम्कान नहीं है, तो जिस तरह माजी में था कि आप पीपल डायलॉग शुरू करें, आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू करें, आप इन चीज़ों को, जो हेट मॉन्गरिंग है उसको ख़त्म करें। वहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दीगर माइनॉरिटी के हुकूक की भी बात है। फिर आपने जिस तरीके से जो है वो कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की है, किस तरीके से इंटरनेशनल जो नॉर्म्स को वायलेट किया है, यूएन रेजोल्यूशन को वायलेट किया है, ये सब हो सकता है, ये सब गुफ्तगू हो सकती है अगर गुफ्तगू शुरू की जाए। जी, गुफ्तगू शुरू होना इसके लिए शर्त है। सब दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ हैं एजाज चौधरी साहब, सीनियर सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त निकाला। आज के अहम दिन पे हम आपसे बात करेंगे। एक साल पहले के वाक़यात पर नज़र डालें तो सवाल आज भी ज़ाहिर है हम अपने दीगर एनालिस्ट से भी कर रहे हैं
इंडिया ने पाकिस्तान को, और सबका यही तज्जिया है कि अंडर एस्टिमेट किया, यूबरस था उनका, और कैसे कर लिया, ये भी तो एक सवाल आता है ना। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फ़ौज, फॉरेन ऑफिस है, फिर ये गलती कैसे सरजद हुई उनसे? देखिए, ये अगर आप खुद को ले जाएं 1 या 2 साल पीछे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान सियासी लिहाज से इख्तलाफात का शिकार है, तकसीम का शिकार है। इक्तसादी लिहाज से भी पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे नहीं थे। मेरे ख्याल में भारत ने ये तासुर लिया कि पाकिस्तान शायद अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, और उनको, अगर आपको याद हो तो 2016 में उन्होंने पहली बार ये वाली जारियत की क्रॉस बॉर्डर। उनका ख्याल था कि LOC के क्रॉस, उनका ख्याल था कि यानी शायद इसके ऊपर बहुत शोर पड़ेगा, लेकिन को खास शोर नहीं पड़ा। और उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल हुदा हैं, उनकी YouTube में वीडियोस मौजूद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि जी हमने 2 बजे कोई टीम्स भेजी जो LOC में पीछे गई और पीछे से वापस होके आई। पाकिस्तान भी LOC के अक्रॉस तो कुछ ना कोई एक्शन होता रहता है, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं उनको थोड़ा सा इनकरेज हुआ, और उसको भारत मीडिया ने बहुत कहा कि ये न्यू नॉर्मल बन गया। फिर 2019 आया, उन्होंने वाकई बालाकोट में हमला कर दिया, और पाकिस्तान ने उस वक्त इनके 2 जहाज गिराए, और एक पायलट हमारी तरफ जो गिरा उसको कैप्चर भी कर लिया। अभिनंदन उसका नाम था, अगर आपको याद हो। तो हमने ये कि भाई आगे ना बढ़े मामला, उनको हमने रिहा कर दिया अगले ही दिन। लेकिन बजाय इसके कि हमारी इस खैर सगाली को अप्रिशिएट करते, उन्होंने इसको हमारी कमजोरी जाना। और मोदी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान ने ये हमारे से डर कर किया है, और पब्लिक मीटिंग में जाके ये कहा कि ये कत्ल की रात होती अगर पाकिस्तान पायलट वापस ना करता। गोया उन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान ने ये डर कर किया है, और अगर अब हम मजीद जब भी हमला करेंगे तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सके। इसीलिए जब 2025 में जब इन्होंने हम पे ये हमला किया है, तो उस वक्त भी इनके जहनों में कुछ इसी किस्म का तासुर था कि ये पाकिस्तान शायद कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान डर जाएगा। बल्कि मोदी साहब ने, अगर आपको याद होगा, तो जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा, है पाकिस्तान ने तो हम पे हमला ही कर दिया। ये बड़ा एक जुमला उनका मशहूर हुआ कि गोया वो तवक्को नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल था पाकिस्तान तो अब इतना कमजोर हो गया है कि हमने 2019 में 2016 में अब हमने किया है, तो पाकिस्तान को जस्ट सिंपली करना चाहिए। तो गोया उन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया, और खुद उन्होंने शायद अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट किया। हाँ, पाकिस्तान ने एस्टिमेट किया और अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया, वहाँ ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। एजाज साहब, पाकिस्तान ने सफारती महाज पर जो कामयाबियाँ हासिल की अस्करी के साथ साथ, उनका भी असर है। ज़ाहिर है कि आज जो समर, इनफैक्ट असर के साथ साथ जो समर है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ देखें, दुनिया में अगर मौजूदा सूरत हाल में ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, तेल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँची हुई हैं, भारत कहाँ खड़ा नज़र आता है आपको इसमें? नहीं सीखा जी। देखें भारत ने इतने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एरर्स, मैं कहूंगा पॉलिसी एरर्स किए हैं उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं पॉलिसी की। एक तो यह है कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली डिस्कनेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल राब्ते छोड़ काटे हुए। ये इतना खतरनाक है। एक आपने राब्ते काटे हुए, ऊपर से आप 2016 में जारियत कर रहे हैं, 2019 में जारियत कर रहे हैं, 2025 में जारियत कर रहे हैं, और अब फिर आपने पिछले कई सालों से आपने प्रॉक्सीज के जरिए जंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, BLA, TTP, और फिर आपने टारगेट किलिंग शुरू कर दी हुई है। अब ऐसे में जब फिजा इतनी मुकद्दर है और आपस में इतना अदम एतमाद है, तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई मिसाइल्स आते हैं एक दूसरे के, तो एक तो न्यूक्लियर यानी माहौल है, उसके अंदर रिएक्शन टाइम तो तकरीबन ना होने के बराबर है। आपको याद होगा 2022 में एक मिसाइल इनका ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान में आया, काफी देर पाकिस्तान में फ्लाई करके वो ब्रह्मोस जो मियां चन्नू में गिर गया। अच्छा, पाकिस्तान देखें ना, वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, उसके अंदर न्यूक्लियर टिप्ड भी हो सकता है, तो ये तो एक न्यूक्लियर जंग शुरू हो सकती है इस किस्म की गलतफहमी से, क्योंकि अब वो आया तो पाकिस्तान को क्या पता है कि ये न्यूक्लियर टिप्ड है या दूसरा है, कन्वेंशनल वारहेड है, या ये कि ये सही आया ये गलत आया। वो तो पाकिस्तान ने बड़ी रेस्ट्रेंट की उस वक्त, और पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया या कोई किसी किस्म का नहीं किया। तो इतना रिएक्शन टाइम कम जहां पे हो, वहां दोनों ममालिक के अंदर कम से कम कुछ रवाबित होते हैं, जिस तरह पहले था। एक्सपर्ट्स थे, न्यू कन्वेंशनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के एक्सपर्ट्स थे,
सिविल न्यूक्लियर CBMs के भी एक्सपर्ट्स थे। मैंने खुद इनकी मीटिंग्स को हेड किया है उनके साथ। तो ये एक लिहाज से जरूरत थी कि कोई ना कोई राब्ता रहे दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि कोई कोई किसी जंग का खतरा, उस तरह का जंग का खतरा ना हो जिसमें एक दोनों मुल्क जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। लेकिन भारत ने वो पॉलिसी एरर किया हुआ और अता वक्ते के पहलगाम आ गया और ये जंग आ गई और पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत जो है वो गलत रविश पे था। और अब वो उनका पॉलिसी एरर आप देख लें, सर चढ़कर बोल रहा है, उनके अपने खिलाफ जो बोल रहा है। फिर आप इसको देखें, ये जब इनकी ईरान के साथ कितने अच्छे इनके ताल्लुकात थे, लेकिन इन्होंने ऐसे अपने सारे के सारे अंडे इसराइली बास्केट में डाले हैं कि ऐन जो जंग से इसराइल और अमेरिका का जो हमला हुआ 28 फरवरी को ईरान पे, ऐन उससे 2 दिन या 3 दिन पहले ये चले गए इसराइल और मुकम्मल तौर पर इन्होंने वहां पे उसके साथ यकजहती का इजहार किया। ईरान के भी जो रहबर थे अली खमीनाई, वो जब शहीद हुए तो 5 दिन तक इन्होंने कोई उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ताज़ियत भी नहीं की। तो गोया मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके पॉलिसी एरर्स थे, इनके पॉलिसी एरर्स थे जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। लेट्स सी, होपफुली दे लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब, एंड आपका भी शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। और आपने जिस तरह हमारे का हक और बुनियानुम मरसूस में जब हम लाइव हर लम्हा आपके साथ मौजूद होते थे और एक एक लम्हे की खबर आप तक पहुँचाते थे, फैक्चुअल चीज़ें आप तक पहुँचाते थे, हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें आप तक पहुँचाते थे, उस वक्त भी आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए भी शुक्रिया। एंड हमारे का हक बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के सिलसिले में जियो न्यूज़ पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।